रात को घर आया तो देखा रूह सो रही है। वो सफर से काफी ज्यादा थक चुकी थी। वो इसे जगाए बगैर ही इसके करीब आया, लेकिन अपने बेड पर सोनू को देखकर खटका। अब क्या एक कुत्ता डॉन के बेड पर सोएगा? इसका दिल चाहा एक गोली मारकर अभी ये किस्सा ही तमाम कर दे, लेकिन फिलहाल ये इसके बस में नहीं था। इसने गर्दन से कुत्ते का पट्टा पकड़ा और ऊपर की तरफ लटका लिया। कुत्ता इसकी तरफ लपक कर नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था। साथ में दबी दबी चीखें भी निकल रही थी, जिसकी वजह से रूह मैडम की आंख खुल गई। रूह, ये कुत्ता मेरे बेड पे क्या कर रहा है? वो सख्ती से बोला, जबकि हाथ में अभी तक हवा में लटक रहा था कुत्ते समेत। ये कुत्ता नहीं, इसका नाम सोनू है। रूह ने याद दिलाते हुए जल्दी से लपक कर कुत्ते को पकड़ना चाहा, जबकि यारम ने फेंकने वाले अंदाज में कुत्ते को इसकी गोद में डाला था। मेरा प्यारा सोनू, चोट तो नहीं लगी? रूह सोनू को टटोलते हुए बोली। नहीं लगी इसे चोट, वो चिल्लाया था। रुख, अभी के अभी इस कुत्ते को निकालो मेरे कमरे से बाहर। ठीक है, जा रहे हैं हम बाहर, रुख ने उठते हुए कहा, जब यारम ने इसका हाथ पकड़ लिया। रुख, तुम कहाँ जा रही हो? दूसरे कमरे में जा रही हूँ। और कहाँ जा रही हूँ? मतलब अब तुम इस कुत्ते के लिए ये कमरा छोड़ दोगी? यारम को अब इस पर गुस्सा आने लगा था। तो इसे अकेले दूसरे कमरे में डर लगेगा ना? रुख ने मुंह बनाकर कहा। रुख, ये एक कुत्ता है और इसे बाहर निकलने से डर नहीं लगेगा। इसे बाहर करो इस कमरे से, और खबरदार जो तुम इस कमरे से बाहर निकली, टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। फिलहाल इसे सोनू से ज्यादा रुख पे गुस्सा आ रहा था, जो एक कुत्ते के लिए इसे छोड़कर जा रही थी। बाहर करो इसे, बल्कि मैं खुद करता हूँ। ये कहते ही यारम आगे बढ़ा और इसका पट्टा पकड़कर कमरे से बाहर कर दिया। रुख भी उठने के लिए बाहर जाने लगी थी। रुख भी उठकर बाहर जाने लगी थी। रुख, तुम्हें मेरी बात एक बात समझ में नहीं आई? कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा लिया है मैंने तुम्हें। अब इसे सचमुच में इस पर गुस्सा आने लगा था। यारम, मैं तो आपके लिए खाना लेने जा रही थी। रुख इसे गुस्से में देखकर वाकई घबरा गई थी। शुक्र है सोनू के अलावा शोहर का भी ख्याल आया। वो जतलाते हुए बोला, तुमने खाना क्यों बनाया? हम बाहर चलकर कुछ खा लेते, इतनी थकावट होती है सफर से। यारम समझ चुका था कि वो इसके गुस्से की वजह से इतनी कम आवाज में बात कर रही है। आज वो बिल्कुल इसी की तरह से बात कर रही थी जब यारम ने पहली बार इसे थप्पड़ मारे थे। जहाज क्या मैं अपने सर पर उठाकर लाई थी, जो थक गई होंगी? वो फौरन ही अपने पुराने लहजे में बोली। इसका यह प्यारा सा अंदाज यारम की जान था। अब वो पहले दिन की तरह एक दब्बू सी महरूमियों का शिकार एक डरी सहमी लड़की नहीं थी। बाकी लोगों से वो आज भी इसी तरह से घबराती थी, लेकिन अब यारम का इसे कोई डर न था। वो जानती थी ये शख्स इसे दीवानों की तरह मोहब्बत करता है, इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसे यकीन था ये शख्स इसे कभी खुद से दूर नहीं होने देगा। यही वजह थी कि अब वो इसे डरती नहीं थी, जबकि इसे सिर्फ इसी से डरना चाहिए था। सिर्फ इस कुत्ते ने क्या खाया? तुम्हारे इस कुत्ते ने क्या खाया? यारम ने खाना खाते हुए पूछा। अब यारम माने या ना माने, रूह के लिए वो इसके घर का हिस्सा था। मैंने इसको सेब खिलाया था और थोड़ा खाना भी। रुख, तुमने कुत्ते को सेब खिलाया? यारम के लिए ये आज के दिन का दूसरा झटका था। पहला झटका इसे ऑफिस देखकर लगा था, जिसका निशान अब तक शाहरुख के मुंह पर मौजूद था, और दूसरा झटका रूह ने एक ऑस्ट्रेलियन कुत्ते को सेब खिलाए थे। लेकिन इस बात से यारम के गाल के डिंपल नुमाया हुए थे। अच्छा है, इस कुत्ते से जल्दी जान छूट जाएगी। क्यों यारम, कुत्ते को सेब नहीं खिलाने चाहिए? रुख ने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं रुख, ये ऑस्ट्रेलियन कुत्ता है और इसकी अलग खुराक होती है। मैं बिल्डिंग के सर्वेंट्स को कहूंगा कि वो तुम्हें ला देगा, और अगर आप भूल गए तो मैं खुद आंटी से कहूंगी। ये जो हमारी पड़ोस में होती है ना, वो कहती थी कुछ भी हो मुझे बता देना। आप ऐसा करें, पैसे दे दें मुझे, और सिर्फ सोनू की खुराक की चीजें नहीं, हमारे लिए भी कुछ ताज़ी सब्जियां मंगवानी है। रुख ने कहा तो यारम ने इसे अपने वॉलेट से पैसे धर्म की सूरत में निकाल कर दिए थे। ये कितने पैसे हैं? रुख ने नोटों को देखते हुए पूछा। ये 500 धर्म है, यारम ने बताया। यारम, सिर्फ 500 रुपये से क्या आएगा? रुख ने अजीब से अंदाज में पूछा। रुख मेरी जान, लोग इससे पूरे महीने की चीजें ले आते हैं, मगर तुम और रख लो। यारम ने हंसते हुए अपना वॉलेट निकाला और 500 दरम निकाल कर दिए। इनमें तो आ जाएगा ना? यारम ने इसकी तरफ देखते हुए पूछा। हाँ शायद। रूह को अब भी यकीन नहीं था कि 1000 रुपए में इनकी जरूरियात की सारी चीजें आ जाएंगी। ये मुमकिन नहीं है सारम, मैं नहीं कर सकती। लैला को डेवल ने अपने घर आने से मना किया हुआ है, और अगर लैला वहां नहीं जाएगी तो मैं कैसे जा सकती हूँ? मुझे तो वैसे भी किसी खाते में नहीं लेते। यहाँ पर मैं सिर्फ सारब की वजह से टिकी हुई हूँ, वरना इन लोगों का मुझे अपने साथ रखने का कोई इरादा भी नहीं था। यहाँ तक कि मेरे सामने कोई बात भी नहीं करते, और ना ही मुझे कुछ करने का कोई काम देते हैं। वो तो हिजर हर वक्त देवल के कान भरता रहता है मेरे खिलाफ। आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। ट्राई तो करो मासूमा, यार तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? और यहाँ मैं इस केस के बाद अपनी सारी फैमिली छोड़ने को तैयार हूँ तुम्हारे लिए। याद रखना मासूमा, अगर आज तुमने मेरा काम नहीं किया तो आइंदा मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। सारम कल है जब जज्बात से आ रही था, लेकिन सारम मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं इसे नहीं ला सकती बाहर। मासूमा उदासी से समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था।
तो मैं ये समझूं कि हम आखिरी बार बात कर रहे हैं मासूमा, सारम ने इसकी दुखती रग पर हाथ रखते हुए कहा था। मैं कोशिश करूंगी, मासूमा ने हार मानते हुए कहा। मुझे यकीन है तुम ये कर लोगी। सारम फोन बंद करके दिल खोलकर हंसा था। इसे यकीन था कि मासूमा इसका काम जरूर करेगी। बहू डेवल के घर के अंदर नहीं जा सकता था क्योंकि सवाल इसकी छोटी सी मासूम बच्ची का था जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करता था। डेवल ने कहा था कि अगर सारम इसकी फैमिली तक जाएगा तो वो भी पीछे नहीं हटेगा, वरना किसी की फैमिली तक जाना डेवल के असूलों के खिलाफ था। यारम पिछले 5 मिनट से दरवाजे पर खड़ा इंतजार कर रहा था। जब तक रूह इसके माथे पर अपनी मासूम मोहब्बत का बोसा न दे दे, यारम का दिन नहीं गुजरता था। जबकि रूह अभी तक अपने शोनू को खाना खिलाने में मसरूफ थी। रूह जल्दी करो, मुझे जाना है। यारम ने दांत पीस कर आवाज दी। जी 1 मिनट में हाथ धोकर आई तो जल्दी से बेडरूम में जाने लगी और अगले ही मिनट में हाथ धोकर आई जिनसे वो बड़े प्यार से अपने शोनू की पीठ से हिला रही थी। फिर रोज की तरह यारम ने जुकर से अपना हक वसूल किया। रुख इस कुत्ते के साथ ना चिपकी रहा करो हर वक्त। रुख बिना दरवाजा बंद किए वापस सोनू की तरफ जाने लगी तो यारम ने टोके बिना न रह सका था। यारम, इसे आए हुए अभी सिर्फ 1 दिन हुआ है और आप इसे इस तरह से कह रहे हैं। रात को भी आपने इस मासूम के साथ कितना बुरा सलूक किया। अगर आपने दोबारा इसके साथ ऐसा किया तो मैं आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। रुख ने मुंह बनाकर धमकी दी जो यारम को बिल्कुल भी अच्छी ना लगी थी। इस टोटके के कुत्ते के लिए तुम मुझसे बात नहीं करोगी। यारम को अच्छा खासा गुस्सा आया था इस बात पर। वो कुत्ता नहीं है, मेरा शोनू है। वो फिर से मुंह बनाकर बोली, और तुम मेरी हो। यारम ने इसके फूले हुए गाल को देखते हुए कहा था। नहीं हूं मैं आपकी और ना ही मुझे आपकी बनना है। वो लाड से बोली थी। गाल अब भी फूले हुए थे लेकिन अगले ही लम्हे रूह के बाल यारम के हाथ में थे। क्या कहा तुमने? मेरी नहीं हो तुम? हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? हाँ, मेरी हो तुम होती कौन हो मेरी ना होने वाली? तुम मेरी हो और आखिरी सांस तक मेरी ही रहोगी। यारम का गुस्सा हद से बढ़ चुका था। यारम, क्या कर रहे हैं आप? बाल छोड़े मेरे। दर्द की शिद्दत से रुक की आंखों से आंसू निकलने लगे। किसकी हो तुम? यारम का इरादा सारे हिसाब बेबाक करने का था। आपकी हूँ, छोड़े मुझे। रुक बामुश्किल बोल पाई थी। शाबाश, आइंदा ऐसा मत बोलना, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। इसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए इसका माथा चूम कर कहा और बाहर निकल गया। क्या क्या चाहिए मुझे बता दो, मैं लाकर देता हूँ, या तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब कुछ ले देता हूँ। शारफ ने ऑफर करते हुए कहा जब वो लैला से शॉपिंग की बात कर रही थी। हाँ, तुम इसी के साथ चली जाओ, मेरा कहीं जाने का कोई प्लान नहीं। मेरा मूड बहुत खराब है, लैला ने नखरे दिखाते हुए कहा था। लैला, इसे फैशन के बारे में क्या पता, मैं आजकल की कुछ चीजें लेना चाहती हूँ। अब तुमसे बेहतर फैशन को कौन फॉलो करता है? मासूमा ने इसे अहमियत देते हुए कहा जिस पर वो इतरा कर बोली थी। हाँ ठीक है, हाँ ठीक ही कहती हो तुम, फैशन को मुझसे बेहतर कौन जानता है। ठीक है, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, वह एहसान करने वाले अंदाज में बोली जबकि शारफ ने मुंह लटकाया था। यारम, वो मासूमा को कुछ शॉपिंग करनी है। आज कोई खास काम नहीं है तो क्या मैं और वो शॉपिंग पर जाएं? हॉस्पिटल वाले दिन के बाद वो कम ही यारम से मुखातब होती थी। आज काफ़ी दिनों के बाद वो इसके ऑफिस में भी आई थी। इसके लिए काम नहीं था लेकिन तुम्हारे लिए है। यारम ने बात खत्म करते हुए कहा। हम जल्दी आ जाएंगे, मैं अपने सारे काम खत्म कर चुकी हूँ। बस जस्टिस अहमद तैमूर के बेटे का अकाउंट हैक करना रह गया है, वो मैं वापस आकर करूँगी। मुझे रिफ्रेशमेंट भी चाहिए। लैला ने कहा तो यारम ने इसे जाने की इजाज़त दे दी थी। ठीक है, लेकिन मुझे अहमद तैमूर के बेटे का अकाउंट जल्द से जल्द चाहिए। यारम ने इसे देखते हुए कहा तो इसने हाँ में गर्दन हिलाई थी। मैं आते ही काम शुरू कर दूंगी। ये काम जस्टिस अहमद के बेटे ने नहीं किया, इसने अपने आप पर इल्जाम लिया है ताकि इसके दोस्त बच सके। हिसन ने कंप्यूटर पर देखते हुए शारफ को बताया जो कब से कभी इसे और कभी स्क्रीन को घूर रहा था। तुम खुद को बहुत स्मार्ट समझते हो ना? वो जो कब से जरूरी काम देख रहा था शारफ की बात पर इसे देखने लगा। यकीनन वो कल वाली बहस अभी तक भूला नहीं था। नहीं, मैं अपने आप को स्मार्ट नहीं समझता, बल्कि मैं स्मार्ट हूँ, हिजन ने तेवरी चलाकर कहा था और नजरें फिर से कंप्यूटर पर जमा ली। अगर इतने ही स्मार्ट हो तो बताओ, एक दीवार को एक मजदूर 10 दिन में बनाता है, इसी दीवार को 10 मजदूर कितने दिन में बनाएंगे? इसके बेफजूल और काम से हटकर सवाल पर हिजन ने इसे घूर कर देखा था। फिर भी अपनी स्मार्टनेस बताने के लिए इसे इसके सवाल का जवाब तो देना ही था। एक दिन में, हिजन ने जवाब दिया और एक बार फिर से कंप्यूटर स्क्रीन पर देखने लगा। इंतहाई बेवकूफ़ इंसान हो तुम। अगर वो दीवार पहले ही बनी हुई है तो 10 मजदूरी से वापस बनाएंगे ही क्यों? शारफ इसे जुबान दिखाता बाहर निकल गया था जबकि हिजर गर्दन नफी में हिलाकर एक बार फिर से अपने काम में मसरूफ हो चुका था। हिजर अक्सर शारफ की बचकाना बातों को ऐसे ही नजरअंदाज कर देता था लेकिन शारफ बदला जरूर लेता था इससे। हिजर के लिए यही सब लोग इसकी फैमिली थे। यारम, शारफ, लैला, हाँ लैला, जिससे वो बहुत प्यार करता था। लैला, क्यों ना हम इसे भी अपने साथ लेकर चले? मासूमा ने गाड़ी में बैठते हुए कहा। किसे? लैला ने सोचा शायद वो शारफ का नाम लेगी। अरे वो डेवल सर की बीवी, और किसे? आहर इसे भी तो पता चला कि तुम इससे बेहतर हो। मेरा मतलब है वो अपने आप को शायद दुनिया की सबसे हसीन लड़की समझ रही होगी क्योंकि डॉन ने इसे शादी कर ली है, जबकि इसकी बात में कोई शक नहीं कि वो तुमसे ज्यादा हसीन नहीं है। क्या प्लान कर रही हो तुम? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ में नहीं आ रही? क्या समझती हो तुम मुझे? लैला ने इसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा जहाँ एक रंग आ रहा था और दूसरा जा रहा था। तुम मुझे जलील कराना चाहती हो इस लड़की के सामने ताकि बार बार मुझे ये कहे कि डायबल इसका है और
और मैं इस लड़की से झेलूं? लैला ने कहा तो मासूमा की उठती रंगत एकदम ही वापस लौट आई थी। शुक्र है वो नहीं समझी थी कि मासूमा आखिर क्या कर रही थी। हरगिज नहीं, मैं बस इस लड़की पर यह जाहिर करना चाहती हूँ कि वो डेवल सर के लायक नहीं है। डेवल सर का जोड़ तुमसे बनता था। मेरा मतलब है वो खुद कितने हसीन है, इनकी जोड़ी तुम्हारे साथ अच्छी लगती है, इसके इस रूह के साथ नहीं। मेरा ख्याल है हमें इस लड़की को इस बात का एहसास दिलाना चाहिए। वैसे ख्याल बुरा नहीं है। लैला ने इसकी बात काटते हुए कहा तो वो मुस्कुराई थी। डेवल सर से तो इजाजत लेनी पड़ेगी ना, मासूमा ने कहा। नहीं, इसे मैं संभाल लूंगी, पहले हम इसे संभालते हैं, लैला ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, जबकि मासूमा अब चोरी चोरी सारम को मैसेज करने में मसरूफ हो चुकी थी। क्या कर रहा है मेरा बच्चा? यार हमने अपना काम निपटाकर इसे फोन किया था। सोनू के साथ नहीं हूँ, अंदर हूँ मैं। वो बाहर सोफे पर बैठा टीवी देख रहा है, रूह ने जवाब दिया, जबकि आवाज बहुत ही कम थी। शायद वो अभी तक सुबह वाले रवैये से डरी हुई थी। कुत्ता टीवी देख रहा है, वो भी सोफे पर बैठकर। हमारे घर का कुत्ता भी नवाब है, यार हमने आह भरकर कहा। यकीनन वो इससे नाराज थी। सुबह जो कुछ भी हुआ इसके बाद इसका नाराज होना बनता भी था। यारम खुद भी नहीं जानता था कि बेख्तियारी में वो क्या करके आया है। अच्छा, आज खाना मत बनाना, हम बाहर डिनर करेंगे, यारम ने इसका मूड ठीक करने के लिए कहा था। ठीक है, रूह थोड़ी सी आवाज में मनमनाई। वो जब भी इसे अपने करीब करने के बारे में सोचता है, अपने साथ रखने के बारे में सोचता है, न जाने क्यों रूह इससे डर जाती है। वो तो बस इसे अपनी मोहब्बत दिखा रहा था। वो तो बस इसे ये बताना चाहता था कि वो इसके लिए कितनी अहमियत रखती है। इसे तो खुद भी पता नहीं चला था कि कब वो इस पर इतनी सख्ती कर गया था। अच्छा, रेड ड्रेस पहनना, मैं जल्दी आ जाऊंगा, डिनर करने के बाद हम लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे। ठीक है। इस बार इसकी आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा थी। नाराज़ हो मुझसे? इस बार यारम की आवाज़ भी काफ़ी कम थी। नहीं, आप नाराज़ हैं? रूह ने सवाल किया। ऐसा कभी मुमकिन है? वो उल्टा इसी से पूछने लगा। अगर जिस्म से रूह निकल जाए ना तो जिस्म बेजान हो जाता है। अगर मैं तुमसे रूठ गया तो मैं बेजान हो जाऊंगा, और मैं जानता हूँ तुम मुझे कभी भी बेजान नहीं होने दोगी। तैयार रहना, वो कहकर फोन बंद करने लगा। जब रुख फिर से बोली, क्या सोनू भी हमारे साथ जाएगा? ये रोमांटिक डेट है मेरी जान, हम सोनू को अगली बार साथ लेकर चलेंगे। इससे पहले कि रुख कुछ और कहती, यारम फोन बंद कर चुका था। अब मेरे रोमांस में भी टांग अड़ाएगा ये कुत्ता। यारम ने जलकर सोचा, कल विक्रम दादा ने आना था। इसके बाद वो जानता था कि वो कितना मसरूफ रहेगा। वो अभी फोन रखकर बाहर आई ही थी जब दरवाजा बजा। पड़ोस की आंटी होंगी सोचकर रुख ने दरवाजे की तरफ बढ़ी थी, लेकिन दरवाजा खोलकर देखा लैला और मासूमा खड़ी थी। यारम के डांटने के बावजूद भी पूछकर दरवाजा खोलने की आदत इसे अभी तक न पड़ी थी। हम शॉपिंग पर जा रहे थे, सोचा तुम्हें भी अपने साथ लेकर चले। बोर हो जाती होगी सारा दिन यहाँ रहते रहते, चलो हम इंजॉय करेंगे, मासूमा ने मुस्कुराकर कहा, जबकि लैला इसे देखने की जहमत भी न की थी। मेरे पास तो जरूरत की हर चीज़ मौजूद है, मैं क्या शॉपिंग करूंगी? हाँ, सोनू के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें लेनी थी। इसने अपने पीछे कुत्ते की तरफ इशारा किया, जो बड़ी मासूमियत से सोफे पर लेटा टीवी देखने में मसरूफ था। ये कुत्ता किसका है? डेवल को तो कुत्तों से नफरत है। तुम्हें अंदाजा भी है कि अगर इसने इस कुत्ते को यहाँ पर देख लिया तो इसका तुम्हारा क्या हाल करेगा? लैला ने कुत्ते की तरफ देखते हुए इसे डराना चाहा था। क्या हाल करेंगे? उन्होंने ही तो लेकर दिया है। रुख ने इसके सर पर धमाका किया था। क्या मतलब है तुम्हारा? ये कुत्ता डेवल लेकर आया है? ये हो ही नहीं सकता, इसे कुत्तों से नफरत है। वो कभी जिंदगी में ऐसे जानवर को अपने घर में नहीं घुसने देगा। लैला अभी भी शौक की कैफियत में थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये कुत्तों ने मुझे खुद खरीद कर दिया है, वो भी आइसलैंड से। इसे लैला की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए तफसील से बताने लगी, लेकिन तफसील सुनने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि मासूमा को कब से सारम के मैसेज आ रहे थे। वो शॉपिंग मॉल में पहुंच चुका था। बस ये सारी बातें हम बाद में करेंगे, तुम डॉगी ले चलो, बाहर चलते हैं, मासूमा ने जल्दी से कहा था। लेकिन मैंने यारम से नहीं पूछा, हम सर को रास्ते में बता देंगे, बस तुम जल्दी चलो। अगर ये दोनों यारम के साथ काम करने वाली जगह पर ना होती तो वह कभी इनके साथ नहीं जाती, लेकिन यारम के साथ काम करती हैं तो शायद वो इसे बताकर यहाँ आई होंगी इसे लेने के लिए। यही सोचते हुए इसने अबाया पहना, यारम के दिए हुए पैसे उठाए और शोनू की रस्सी पकड़कर चल दी। आज मैं जल्दी जाऊंगा घर वापस। तुम ऐसा करो, काम की डिटेल मुझे बताओ, मैं रूह को बाहर लेकर जाना चाहता हूँ, यारम ने हिजर को हाथ से फाइल लेते हुए कहा था। ठीक है, तुम चले जाना, ये जस्टिस अहमद तैमूर के बेटे की फाइल है, मैंने सब कुछ देख लिया है, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये जस्टिस अहमद तैमूर के बेटे ने नहीं किया, बल्कि इसके किसी दोस्त ने किया है, जिसे वो बचाना चाहता है। जानता है कि वो जस्टिस का बेटा है, आसानी से निकल जाएगा। इसे यकीन है कि इसका बाप इसे बचा लेगा। और जिस बच्चे का कत्ल हुआ है, इसका क्या यारम? इसने इसकी बात काटते हुए कहा था। इसकी माँ और 4 बहनें हैं, एक भाई है जो मेंटली डिस्टर्ब है, काफ़ी गरीब लोग हैं। जस्टिस ने इनकी काफ़ी मदद की है, हिजर ने तफसील बताई। वैसे जस्टिस ने सब कुछ संभाल लिया है, मुझे नहीं लगता कि हमें इस केस में पढ़ना चाहिए, हिजर ने कहा। नहीं, जिस लड़के ने इस बच्चे को मारा है, इसकी अपनी उम्र 16 साल थी। 16 साल की उम्र में एक बच्चा कातिल बन चुका है, और इसके अंदर से कत्ल करने का खौफ खत्म हो चुका है। इसने 13 साल के एक लड़की को बेदर्दी से मार डाला। अगर वो एक बार कत्ल कर सकता है तो दूसरी बार कत्ल करने में भी वो बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा।
इसे इसकी गलती की सजा मिलनी चाहिए। जस्टिस का बेटा इसे अपने साथ ले रहा है, वो अपनी तरफ से अपने दोस्त की मदद कर रहा है, लेकिन जो गलत है वो गलत है। तुम ये सारी मालूमात इंस्पेक्टर सारम तक पहुंचा दो, यारम ने कहा था। लेकिन डेविल, ये सब कुछ हमने जस्टिस अहमद को अपने हाथों में लेने के लिए किया है। इस तरह से जस्टिस अहमद कभी हमारा काम नहीं करेगा। हिजर ने परेशानी से कहा था। हम किसी की फैमिली को यूज नहीं करेंगे हिजर, तुम ये सब कुछ इंस्पेक्टर सारम तक पहुंचा दो, आके वो खुद संभाल लेगा, वो अपना काम समझता है। हिजर हाँ में गर्दन हिलाकर वहां से चला गया था। वो इस वक्त दुबई के बहुत बड़ी शॉपिंग मॉल में जा रही थी जब लैला ने सोनू को वहां एक बंदे को पकड़ाने के लिए कहा था। तुम इस कुत्ते को इनके हवाले कर दो, हम जब वापस आएंगे तो ले लेंगे। माल के अंदर कुत्ते लेकर जाने की इजाजत नहीं है। लैला ने कहने के साथ ही इसके हाथ से रस्सी थामी और इस आदमी को पकड़ाई, क्योंकि वो अभी तक सदमे में थी कि यारम ने ये कुत्ता खुद अपने घर में रखा है, इसीलिए इसने बहुत एहतियात से कुत्ते की रस्सी इस आदमी को दी थी। चलो आओ, तुम्हें बताती हूँ फैशन क्या है। तुम्हें तो पता ही नहीं होगा कि मर्दों को कौन सी चीज मतवज्जो करती है। लैला एक अंदाज से चलती हुई आगे बढ़ी। मुझे क्या जरूरत है किसी मर्द को अपनी तरफ मतवज्जो करने की, मुझे बस मेरे शोहर से मतलब है और किसी से मेरा कोई लेना देना नहीं, और माशाल्लाह वो पहले ही मेरी तरफ मतवज्जो है। रूह ने शर्माते हुए लैला को आग लगाई थी। ये तो ठीक है, मगर तुम लड़की हो तो तुम्हें फैशन को थोड़ा फॉलो करना चाहिए। ठीक है, डेविल तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलने देता, किसी से मिलने नहीं देता, अपने अलावा किसी से बात नहीं करने देता, लेकिन तुम्हें फिर भी फैशन को फॉलो करना चाहिए। लैला ने अपनी तरफ से इस पर तंज किया था। वो मुझे लेकर ना कुछ ज्यादा ही टची हो गए हैं। इनको अच्छा नहीं लगता कि मैं इनके अलावा किसी और से प्यार करूं। अब ये सोनू है ना, इसे लेकर भी मुझे डांटने लगते हैं, कहते हैं जब से ये आया है मैं इनकी परवाह ही नहीं करती। वो अब भी शर्मा रही थी, वो बेध्यानी में लैला को आग लगा रही थी। हाँ ठीक है, चलो मैं तुम्हें कुछ खरीद के देती हूँ जो थोड़ा फैशनेबल हो। और फिर लैला इसे मेकअप, ज्वेलरी और पता नहीं क्या क्या खरीद कर देने लगी, जिस पर जब रूह ने पैसों का नाम लिया तो लैला ने कहा कि वो इसके शोहर से ले लेगी। सालम कब से इन पर नजर रखे हुए था और कब से रूह को अकेला करने का इशारा कर रहा था, जिसे समझते हुए मासूमा ने लैला को अपने साथ आने के लिए कहा। लैला, वो ड्रेस देखो, मुझ पर सूट करेगा कि नहीं, तुम बेहतर समझती हो। अब मुझे क्या पता मुझ पर क्या सूट करेगा और क्या नहीं, प्लीज मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो। लैला, जो कब से रूह को साथ लिए जले जा रही थी, एक तरफ होकर मासूमा की बात सुनने लगी। रुक, तुम वहां जाके ज्वेलरी देखो, तब तक मैं मासूमा की थोड़ी हेल्प कर दूं। इसने रूह को सामने वाली दुकान की तरफ जाने का इशारा किया और खुद मासूमा के लिए कपड़ों की दुकान की तरफ आई थी। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। रूह अपने पीछे सारम की आवाज सुनकर फौरन पलटी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं आप मेरा पीछा तो नहीं कर रहे? रास्ता छोड़े मेरा। वो जाने लगी तो सारम इसके रास्ते में हायल हो गया था। देखें भाभी, आप मेरे लिए बहुत इज्जत की हामिल है, मैं आपका बहुत एहतराम करता हूँ, यकीन कीजिए मैं दिल से आपको भाभी मानता हूँ। मैं आपके घर आना चाहता था, लेकिन यारम ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं आपके घर जाने की कोशिश की तो वो मेरी मासूम बच्ची को भी नहीं छोड़ेगा। भाभी प्लीज मेरी बात पर यकीन करें, वो एक बहुत ही खतरनाक आदमी है। आपको अंदाजा नहीं कि वो किस तरह से आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। प्लीज खुदा के लिए मेरा यकीन करें। शायद आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा, मेरा रास्ता छोड़ें। रूह ने इसकी बात काटकर इसे पीछे की तरफ धक्का दिया था और आगे पीछे नजर दौड़ाकर लैला को देखने लगी। ठीक है, आपको मुझ पर यकीन नहीं है, आप ना करें मेरा यकीन, लेकिन फिर भी आपको सच्चाई बताना मेरा फर्ज है। वो शख्स दुबई का डॉन है, इसके लिए लोग इसे डेविल कहकर पुकारते हैं। मेरी बात सुने रूह भाभी। इसकी बात पर कान धरे बगैर आगे बढ़ने लगी थी जब सारम ने इसका हाथ थाम लिया। मैं इसे बचाना चाहता हूँ, मैं इसे एक नॉर्मल जिंदगी देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे बचपन का दोस्त एक आम इंसान की जिंदगी गुजारे। वो एक बहुत ही खतरनाक शख्स है, या शायद दरिंदा कहना ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो पूछे अपने शोहर से, क्या इसने अपने बाप का कत्ल नहीं किया? वो खुद आपको बताएगा कि किस तरह से इसने अपने बाप को मारा है। इसने अपनी माँ को इस केस में फंसाया था। मैं इससे ज्यादा आपसे कुछ भी नहीं कहूंगा। आपको मुझ पर यकीन नहीं करना ना करें, लेकिन खुदा के लिए अपने शोहर से एक बार पूछकर इन लोगों को इंसाफ जरूर दिलाएं जो आपके शोहर के हाथों बेदर्दी से कत्ल हो चुके हैं। रुक, चलो यहाँ से। ना जाने लैला कब इसके पीछे आकर खड़ी हुई थी और उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ घसीटने लगी। रुक, तुम्हें इस आदमी की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं, वो डेविल को फंसा रहा है और कुछ भी नहीं। चलो हम वापस चलते हैं। वो रास्ते में कुछ नहीं बोली, लेकिन लैला इसे यकीन दिलाती रही कि यारम को सिर्फ फंसाने की कोशिश की जा रही है, जबकि मासूमा परेशान बैठी हुई थी। इसे अंदाजा भी नहीं था कि सारम कुछ ऐसा करने वाला है। रूह जब घर पहुंची तो दरवाजा पहले से खुला हुआ था, जबकि लैला का अभी वापस जाने का इरादा न था। यारम को सारी सिचुएशन बताकर ही वापस जाना चाहती थी। दरवाजा खुला देखकर वो परेशान हो गई थी, लेकिन अंदर आते ही जो थप्पड़ के गाल पर पड़ा था इसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार न थी। वो लड़खड़ाकर दरवाजे से जा लगी। किसके साथ गई थी तुम बाहर? समझ में नहीं आता कि शहर में मेरे कितने दुश्मन हैं। पिछले 1.5 घंटे से हर एक फ्लैट का दरवाजा खटखटाकर पूछा मैंने। इस बिल्डिंग का मैंने पिछले 1.5 घंटे से हर एक फ्लैट का दरवाजा खटखटाकर पूछा मैंने इस बिल्डिंग का कि मेरी बीवी कहाँ है, क्यों गई थी तुम बाहर? समझ में नहीं आ रहा मैं क्या पूछ रहा हूँ? रूह दरवाजे के साथ डरी सहमी खड़ी थी। वो जो बेख्तियारी में आज दूसरी बस पर हाथ उठा गया था परेशानी से आगे बढ़ा। वो गुस्से में था, लेकिन इसका मकसद ऐसा करना हरगिज नहीं था। हाँ, शायद इसे अभी तक पता नहीं था कि मोहब्बत करने वालों के साथ किस तरह से पेश आया जाता है। जबकि रूह के कान में सिर्फ सालम के अल्फाज गूंज रहे थे। आपका शोहर दुबई का डॉन है, आपका शोहर एक गुंडा है, मासूम लोगों का कातिल, एक दरिंदा है, अपने ही बाप का कत्ल अपनी माँ को फंसाने वाला। अपने ही बाप का कातिल अपनी माँ को फंसाने वाला अल्फाज इसके जहन में गूंज रहे थे, जबकि अगले ही लम्हे वो जमीन बोस हो चुकी थी। रूह इसके सामने
रूह इसके सामने दरवाजे से लगी ज़मीन पर पड़ी थी। वो तेज़ी से आगे बढ़ा, उसका गाल थपथपाने लगा। रूह क्या हुआ तुम्हें? बोलो क्या हुआ है तुम्हें? रूह मेरी जान क्या हुआ है तुम्हें? क्या हुआ है इसे अब? वो लैला की तरफ देखकर चिल्लाया था। मैंने कुछ नहीं किया डेविल, मेरा मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। लैला बौखलाकर इसकी तरफ आई थी और जल्दी से रूह को देखने लगी। लैला अगर मेरी रूह को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा और तुम्हारी सोच से सदा खतरनाक मौत मिलेगी तुम्हें। ये बात याद रखना। टेबल खुदा के लिए मेरा यकीन करो, मैंने कुछ भी नहीं किया। रूह बिल्कुल ठीक थी मेरे साथ। हम तो रास्ते में कुछ खाया भी नहीं है। इसने मासूमा की तरफ देखा जो दरवाजे के साथ खड़ी इन्हें ही देख रही थी। इसने जल्दी से हाँ में गर्दन हिलाई। रूह प्लीज आंखें खोलो, क्या हुआ है तुम्हें? सर हमने रूह को कुछ भी नहीं कहा। सर हमने रूह को कुछ भी नहीं किया। रूह बिल्कुल ठीक थी हमारे साथ, पर पता नहीं ये अचानक किसे क्या हो गया है। मासूमा परेशानी से बोली थी। मासूमा डॉक्टर को फोन करो। लैला ने डेविल को रूह के लिए इतना टची देखा तो वो मासूमा को कहने लगी, खरी खरी मेरी शक्ल क्या देख रही हो, जल्दी फोन करो डॉक्टर को। वो चिल्लाई थी, मेरे पास डॉक्टर का नंबर कहाँ से आया? मासूमा परेशानी से बोली। ओ गॉड, ये पकड़ो मेरा फोन और जल्दी से कॉल करो डॉक्टर को। इसे फोन पकड़ाते एक बार फिर से रूह की तरफ मतवज्जो हो गई थी। डेविल इसे उठाओ, यहाँ से रूम में लेकर चलो, मैं पानी लाती हूँ। पता नहीं मेरी रूह को क्या हो गया है, यारम बहके अंदाज में बोला। डेविल इसे कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है, इसे उठाओ यहाँ से। तुम मैं रूम में लेकर जाओ इसे, डॉक्टर आ रहा है। इसने जल्दी से मासूमा के हाथ से अपना फोन छीना और खुद नंबर मिलाने लगी। इसे रूम में लेकर जाओ, कुछ नहीं होगा इसे, ट्रस्ट मी। लैला फोन पर डॉक्टर से बात करते हुए किचन की तरफ भागी थी, जबकि यारम रूह को उठाए बेडरूम में लेकर आया था। जबकि मासूमा वही खड़ी सोच रही थी कि जो कुछ भी हुआ इसमें रूह की तो कोई गलती नहीं थी। सारम कैसे एक मासूम इंसान के साथ ऐसे कर सकता है? मुझे बस इतना बताओ कि तुमने रुको क्या कहा है। वो यहाँ बेहोश पड़ी है और डेविल बौखलाया हुआ है। अगर इन्हें पता चला कि ये सब कुछ तुमने किया है तो वो तुम्हें जान से मार डालेंगे और इन्हें ये पता चलने वाला है कि ये बात याद रखना। मैं तो इन्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी, मगर लैला वो इन्हें सब कुछ बता देगी, फिर तुम अपना इंजाम के लिए तैयार रहना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने रुको क्या बताया है। देखो सारम, जो कुछ भी हुआ इसके बाद अगर रुको कुछ भी हो गया तो तुम नहीं बचोगे। तुम तो कहते हो कि डेविल से तुम्हारे बचपन के दोस्त रहे हैं, फिर तो तुम इनको मुझसे बेहतर ही जानते होगे। मासूमा गुस्से से बोली थी, क्या हुआ इसे? मैंने तो इसे ऐसा कुछ भी नहीं बताया। कहीं डेवल ने इसे भी ऐसा कुछ नहीं हो सकता। डेवल सर इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, वो इसे तकलीफ देने के बारे में सोच भी नहीं सकते, लेकिन तुम्हारे साथ वो क्या करेंगे इसकी गारंटी मैं नहीं देती। इसकी बात काटते हुए वो जल्दी से बोली और बात खत्म करके फोन काट चुकी थी। वो जैसे ही पलटी सामने हिजर खड़ा था। किससे बात कर रही थी तुम? हिजर ने पूछा। वो मैं दरअसल अपनी अम्मी से बात कर रही थी। वो बामुश्किल मुस्कुराई थी। अम्मी से इस तरह से बात की जाती है? हिजर दोनों हाथ सीने पे बांधे इसके सामने खड़ा था। हाँ वो मैं शारफ, आप दोनों यहाँ कब आए? इसने बात बदलना चाहिए और साथ पीछे खड़े शारफ को आवाज दी थी जो बाहर गाड़ी रोककर अंदर की तरफ आ रहा था। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो अंदर, लैला ने हमें कॉल की है कि रू बेहोश हो गई है, क्या हुआ है इसे? वो इससे पूछने लगा था। मैं अपनी अम्मी से बात कर रही थी पाकिस्तान में। इसने हिजर को देखते हुए कहा, पता नहीं इसे क्या हुआ है, चलो चल कर देखते हैं। इसे शारफ को चलने का इशारा किया तो वो आके चल दिया। तुम्हें अम्मी से बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है मासूमा, माँ से इस तरह से बदतमीजी से बात नहीं की जाती। वैसे जताते हुए बोला और मुस्कुराकर आके चल दिया। जबकि इसकी बात सुनकर मासूमा अंदाजा लगा चुकी थी कि वो इसकी और सारम की मुकम्मल बात सुन चुका है। डॉक्टर आया और रू को चेक किया। उन्होंने किसी बात की टेंशन ली है, कोई बात है जो इनके सर पर सवार हो चुकी है। ऐसा कहना बेहतर होगा कि इनका दिमाग इस बात को कबूल नहीं कर पा रहा और टेंशन लेने की वजह से ये बेहोश हो चुकी हैं। आप कोशिश करें कि इन्हें हर किस्म के स्ट्रेस से दूर रखा जाए। ये जितनी टेंशन लेंगी इतनी ही बीमार होंगी और जिस्मानी तौर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। आप इनकी खुराक का खास ख्याल रखें। मैं आपको दवाई लिखकर दे रहा हूँ, एक बार इनको अस्पताल में चेकअप करवा लीजिएगा। डॉक्टर से तफसील बताकर अपना बैग उठाने लगा कि इनका क्राइम डॉक्टर था जो अक्सर इनके केस ख्याल करता था। किस बात की टेंशन हो सकती है रू को? शारफ डॉक्टर को नीचे छोड़ने गया था जबकि हिजर ने इसे पूछा था। मुझे नहीं पता, मैं तो इसे सरप्राइज देने के लिए जल्दी घर वापस आया था। यहाँ देखा तो कोई भी नहीं था। वो लैला और मासूमा के साथ बाहर गई थी। वापस आई तो मुझे उलझी हुई लग रही थी, लेकिन मैंने अपना गुस्सा इस पर निकाल दिया। लेकिन हिजर ये ठप्पर की वजह से नहीं हुआ। लैला और मासूमा कहाँ हैं? इसने पूछा। बाहर बैठी हैं। हिजर ने बाहर की तरफ इशारा किया जबकि वो फौरन ही बाहर निकल गया था। मैं दूसरी दुकान में थी मासूमा के साथ। इंस्पेक्टर सारम था वहाँ। मैं नहीं जानती इंस्पेक्टर सारम ने इसे क्या कहा, लेकिन रूह को देखकर मुझे अंदाजा हो गया था कि वैसे तुम्हारे खिलाफ कुछ बकवास कर रहा था। मैं एक लम्हा ज़ाया के बगैर इसे अपने साथ ले आई। यहाँ तक कि गाड़ी में भी इसे समझाती रही कि इंस्पेक्टर सारम सिर्फ तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। तुम इसे अपने साथ लेकर ही क्यों गई थी? वो गुस्से से रहा रहा था। वो इसे बताने के लिए कि मैं इससे ज़्यादा खूबसूरत हूँ, इस पर जाहिर करने के लिए कि वो इतनी खूबसूरत नहीं कि तुम्हारे साथ जचे। मैं इसे ये बताना चाहती थी कि खूबसूरत मर्द के साथ एक खूबसूरत औरत अच्छी लगती है और खूबसूरती का मासूमियत से कोई लेना देना नहीं होता। मैं इसे बताना चाहती थी कि वो तुम्हारी लायक नहीं है। मैं इसे बताना चाहती थी कि चटाक तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब तुम मुझे बताओ कि मुझे किसके साथ रहना चाहिए और किसके साथ नहीं। लैला दूर जमीन पर गिरी थी। यारम तेजी से इसकी तरफ बढ़ा लेकिन हिजर ने इसे थाम लिया। अगर मुझे तुम्हारा एहसास ना होता हिजर तो मैं इसे जान से मार देता। वो इसकी तरफ देखकर दहाड़ा था। डेविल मेरी बात सुनो, ये सही वक्त नहीं है, हम बाद में देखेंगे इनको। वो इसे समझाने लगा। फिलहाल तुम रूह के बारे में सोचो। डॉक्टर ने कहा है कि वो कुछ ही देर में से होश आ जाएगा और अगर होश में आने के बाद इसने तुम्हें इस तरह से देखा तो इसका शक यकीन में बदल जाएगा। और हम तो ये भी नहीं जानते कि सारम ने इसे क्या बताया है। अभी सब से काम लो और तुम दोनों निकलो यहाँ से। वो मासूमा लैला की तरफ देखकर बोला था।
जाओ यहाँ से। वो फिर से बोला तो लैला फौरन वहाँ से भागने लगी। इसे जाता देखकर मासूमा भी इसके पीछे आई थी। एक बात याद रखना, अगर रूह को कुछ भी हुआ तो मैं तुम दोनों को तो मैं तुम्हें जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा लैला। वो इसे जाता देखकर बोला था। इसे कुछ भी नहीं होगा डेवल, क्योंकि आज मैं ये बात समझ चुकी हूँ कि मैं चाहे मरकर भी वापस आऊँ तब भी तुम्हें हासिल नहीं कर पाऊंगी। इतने सालों में सिर्फ मैं तुमसे मोहब्बत की थी, मैंने कभी तुम्हें किसी से मोहब्बत करते नहीं देखा। आज मैंने तुम्हारी मोहब्बत देखी है। वो लड़की तुम्हें खुद से इश्क करने पर मजबूर कर गई है, तो फिर मुझे भी तो ये बात माननी पड़ेगी कि इस लड़की में कुछ तो ऐसा है जो मुझ में नहीं। तुम इससे मोहब्बत करते हो, शायद इस मोहब्बत से ज्यादा जो मोहब्बत तुमसे मैं करती हूँ। और यकीन करो, अगर तुम्हारी मोहब्बत के लिए मुझे मरना भी पड़ा तो मैं मर जाऊंगी। तुम्हारी रूह। वो मुस्कुराई मगर आंसू उसकी मुस्कुराहट का साथ नहीं दे रहे थे। तुम्हारी मोहब्बत को कुछ भी नहीं होगा। लैला अपने आंसू साफ करती वहां से निकल गई थी। रूह को जब होश आया इसके करीब बैठा था। रूह को वो बिखरा बिखरा महसूस हुआ। यारम, वो इंस्पेक्टर कह रहा था। रूह उठकर बैठने लगी। जब यारम ने इसे अपने सीने में बेच लिया। बकवास करता है वो, सब झूठ है। तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? रूह, तो मेरी बात सुनो, यकीन करो मुझ पर। वो मुझे फंसाना चाहता है। मैं नहीं जानता मैंने इनका क्या बिगाड़ा है। बस वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं। मुझे नहीं पता कि वो मुझसे क्या चाहते हैं, लेकिन तुम मेरा यकीन करो। मुझे लैला ने बताया कि इंस्पेक्टर सारम तुमसे मिला है। वो मेरे खिलाफ झूठे सबूत बनाकर मुझे फंसाना चाहता है। वो बहुत चालाक आदमी है। वो तुम्हें मुझसे दूर कर देगा। वो तुम्हारा सहारा लेकर मेरे खिलाफ साजिशें कर रहा है। लेकिन तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। यकीन है ना तुम्हें मुझ पर? वो झूठ बोल रहा है। तुम्हें यकीन है ना अपने यारम पर? वो इसका चेहरा था। मैं इसे पूछ रहा था। यारम वो कह रहा था कि आपने अपने बाबा को। बकवास कर रहा था वो, झूठ बोल रहा था। झूठ है सब। यारम ने इसकी बात काटते हुए कहा। तुम बस मेरा यकीन करो, सब झूठ बोलते हैं। हर कोई तुम्हें मुझसे दूर करना चाहता है। वो एक बार फिर से अपने सीने में बेच गया था। तुम मुझ पर यकीन करो कि नरू, तुम्हारा यारम ऐसा नहीं है। तुम्हारा यारम ने कभी कोई गलत काम नहीं किया। तुम्हें मुझ पर यकीन है नरू? वो ऐसे ही बैठा इसे अपने सीने से लगाए पूछ रहा था। वो इंस्पेक्टर आपसे जलता है। आपकी कामयाबी उसे जलता है। चलने वाले लोग ऐसा ही करते हैं। जो खुद कुछ नहीं कर सकते वो दूसरों पर ऐसे इल्जाम लगाते हैं। मुझे पता है आपने कुछ भी नहीं किया। भला अपने बाप को कोई मार सकता है? वो उसके सीने में मुंह छुपाए बोल रही थी, जबकि रुकी इस बात ने यारम को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। पता है वो और क्या क्या बकवास कर रहा था। वो कहता है कि आपने अपनी माँ को फंसाया, अपने बाबा को कत्ल कर दिया। कोई अपने माँ बाप के साथ ऐसा कर सकता है? झूठा कहीं का। रूह बोले जा रही थी और वो इसे अपने सीने से लगाए सुने जा रहा था। मेरे यारम ऐसा कभी नहीं कर सकते। मुझे आप पर पूरा यकीन है। आप इतने अच्छे हैं, आप भला किसी की जान ले सकते हैं क्या? वो घटिया आदमी आपको दरिंदा कहकर बुला रहा था। मुझे समझ में मुझे मतलब समझता है दरिंदे का। मुझे जिंदगी में किसी से नफरत महसूस नहीं हुई, मगर ये आदमी बहुत बुरा है। थोड़ी देर इसके सीने में ऐसे ही सर दिए, अचानक इसे सोनू का ख्याल आया था। यारम, सोनू कहाँ है? वो इसके सीने से मुंह निकाल कर बोली। बाहर हिजर और शारफ के पास है। यारम ने बताया था। क्या हिजर भाई और शारफ भाई आए हैं? आपने पहले क्यों नहीं बताया है? आज तो मैंने कुछ बनाया भी नहीं है इनके इनके खाने के लिए। आप मेरे भाई क्या मेरे घर से भूखे जाएंगे? वो तेजी से उठने लगी। यारम ने इसका इरादा जानकर इसे खींचकर बेड पर बिठाया था। मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर दूंगा, तुम रेस्ट करो। इसे जबरदस्ती बेड पर लिटाकर वो बाहर लेकर आया था। वो बाहर निकल आया था। वो बाहर निकला। शारफ और हिजर दोनों दरवाजे के बाहर बेताबी से टहल रहे थे। इसे देखते ही लपक कर उसके पास आए। क्या रूह भाभी को सब कुछ पता चल गया? क्या इनको तुम्हारे काम के बारे में पता चल गया? क्या वो जानती है हम क्या काम करते हैं? सारम ने सब कुछ बता दिया। कभी हिस्सा तो कभी शारफ सवाल पर सवाल किए जा रहे थे। सुकून का सांस लो, इसे कुछ भी नहीं पता। हाँ, सारम ने इसे बहुत कुछ बता दिया है हमारे बारे में, लेकिन ये अलग बात है कि इसने सारम से ज्यादा मुझ पर भरोसा किया है। मैंने इसे बता दिया कि ये सब कुछ झूठ है और इस झूठ और इल्जाम के अलावा कुछ भी नहीं है। सारम मुझे फंसाना चाहता है और इसे मेरी हर बात पर यकीन है। सारम को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। इस बार इसने मेरी जिंदगी पर हमला किया है। मैंने कहा था, मैंने इसे वार्न किया था कि मेरे घर की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। यारम को सारम पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसे हम संभाल लेंगे। फिलहाल तुम रूह भाभी को संभालो, इन्हें तुम्हारी जरूरत है। हिजन ने इसके कंधे पर हाथ रखकर कहा था। मेरे ख्याल में तुम्हें सब कुछ इसे बता देना चाहिए डेवल। आज नहीं तो कल सब कुछ जान जाएगी। इससे पहले किसी और से पता चले तुम ही इसके सामने झूठे साबित हो जाओ। तुम्हें चाहिए कि तुम खुद ही इसे सब कुछ सच बता दो और इसके बाद इसे हमेशा के लिए खो दो, है ना? यारम ने शारफ की बात काटते हुए कहा था। ये मेरा मामला है और मैं संभाल लूंगा। तुम्हें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं। कुछ ऑर्डर करो, खाना खा के जाना। इस तरह से भूखे जाओगे तो इसे अच्छा नहीं लगेगा। यारम ने हुक्म दिया। शुक्र है हमें इस घर से कुछ तो नसीब हुआ, वरना भाभी से पहले तो तुम हमें भूखा ही भेजते थे। शारफ ने ऊपर की तरफ हाथ उठाकर शुक्र अदा किया था। और भी कुछ खाना है? यारम ने अपने हाथ का मुक्का बनाकर सामने किया था। नहीं नहीं, हम सिर्फ खाना ही खाकर जाएंगे, स्वीट डिश की जरूरत नहीं है। शारफ ने इसका हाथ अपने आप से दूर करते हुए कहा था। सुबह रूह की आंख खुली तो यारम इसके साथ नहीं था। एक पूरी नजर कमरे पर डालकर वो बाहर आई थी। इसका इरादा शोनू के पास जाने का था। ये क्या, यारम सुबह सुबह ही चले गए? नाश्ता भी नहीं किया। अब इसने दरवाजा खोलकर बाहर कदम ही रखा था कि किचन से आवाज आने लगी। शोनू तो किचन में जाता नहीं था, यकीन यारम ही होगा। वो इसकी तरफ आई तो यारम खड़ा नाश्ता बनाने में मसरूफ था। यारम मैं उठ तो गई थी, अब हटिए पीछे में बनाती हूँ। वो इसके हाथ से चाय का कप लेते हुए बोली। तुम आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। डॉक्टर ने कहा है कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो और मैं बिल्कुल भी डॉक्टर की तरह
सोचता हूँ, बहुत कमज़ोर होती जा रही हो तुम, कुछ खाया पिया करो। तुम्हारे अलावा कोई नहीं है मेरे पास जो मुझे यारम कहकर बुलाए और मेरे डिंपल से प्यार करे। यारम ने इसका गाल चूमते हुए कहा था और इसके हाथ से कप ले लिया। आपको काम पे जाने के लिए देर हो रही है, लाइए दीजिए मैं बनाती हूँ। रूह ने एक बार फिर नाकाम सी कोशिश की थी। आराम से बैठ जाओ, मैं कहीं नहीं जा रहा। जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती मैं काम पर नहीं जाऊंगा। यारम ने चाय कप में उड़ेलते हुए कहा। इतने में इसका फोन बजने लगा। इसने रुको फ्रेश होने के लिए भेजा और फोन की तरफ मुतवज्जो हुआ। देखा तो हीजर इसे कॉल कर रहा था और एक हाथ से नाश्ता की ट्रे उठाकर बाहर आया, दूसरे हाथ में फोन पर हीजर से बात करने में मसरूफ हो चुका था। वो भी छोटे छोटे कदम उठा रही रूम में आई थी। कब तक आओगे डेवल? हमें विक्रम दादा को रिसीव करने के लिए भी जाना है। हीजर ने कहा। तुम और शारफ चले जाओ और हाँ मासूमा को भी साथ ले जाना। मैं आज नहीं आ सकता, जब तक रूह ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं नहीं आऊंगा। डेवल ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है विक्रम दादा तुम्हारे भरोसे पर यहाँ आए हैं और तुम एयरपोर्ट रिसीव करने नहीं जाओगे, कितना बुरा लगेगा इन्हें। हीजर ने परेशानी से कहा था। मेरी बात सुनो हीजर, रूह से ज्यादा मुझे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है और रूह की तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ सकता, तुम संभाल लो बस। अब वो इतना कहकर फोन बंद कर चुका था जबकि रूह मुंह हाथ धोकर वापस आई थी। बैठो और खाओ। यारम ने इसके सामने कुर्सी घसीट कर इसे बिठाया और इसे अपने हाथ से नाश्ता करवाने लगा। यारम आपके वालिदैन कहाँ हैं? नाश्ते के दौरान अचानक सवाल पर रुक अचानक रूह के सवाल पर अचानक यारम के हाथ रुक गए थे। फिर इसके चेहरे पर खोजती नजर से कुछ देखने लगा, लेकिन वहां सिवाय भरोसे के और कुछ ना था। फिर संभल कर बोला। मेरे बाबा की डेथ हो चुकी है और माँ पाकिस्तान में रहती हैं। मैंने बहुत कोशिश की इन्हें यहाँ लेकर आऊँ, लेकिन वो नहीं आना चाहती। इन्हें अपना वतन बहुत अजीज है। यारम के लहजे में अपनी माँ के लिए प्यार ही प्यार था। यारम मेरी इनसे बात करवाए ना, पता नहीं रूह को क्या सूजी की फरमाइश कर बैठी। वो मुझसे बात नहीं करती, वो मेरे यहाँ रहने पर मुझसे नाराज थी और मेरे यहाँ आने की वजह से वो मुझसे रूठी हुई हैं, मुझसे बात बिल्कुल भी नहीं करती। वो यारा मुस्कुराकर बोला था। आप मुझे इनसे मिलवाइए ना, मैं मना लूंगी इन्हें। रूह ने यकीन से कहा था। मुंह खोलो और खाना खाओ, बहुत बातें करने लगी हो। खाते हुए बातें, सोते हुए बातें, ड्राइविंग में बातें, तुम्हारी बातें कभी खत्म नहीं होती क्या? बस ये जबरदस्ती खाना खिलाते इधर उधर की बातों में लगाने में कामयाब हो चुका था। आज अपनी माँ के बारे में बात करते वो कितना बेसुकून था ये वही जानता था। चाहकर भी रूह को नहीं बता पाया था कि इसके काम की वजह से इसकी माँ इसके पास नहीं रहती। देवल कहाँ है तुम लोगों देवल कहाँ है? तुम लोग मुझे ठीक से बता क्यों नहीं रहे? एक तो वो मुझे लेने एयरपोर्ट पर नहीं आया, जबकि वो जानता है कि मैं इसके भरोसे यहाँ आया हूँ। वो तो इतना गैर जिम्मेदार कभी ना था। विक्रम दादा अभी आकर डेवल के ऑफिस में इसकी सीट पर बैठा था। ये हिम्मत सिर्फ दादा की ही थी। दादा आप आराम करें, डेवल से आपकी इंशाल्लाह शाम में मुलाकात होगी। वो कोई ज़रूरी काम निपटाने गया है, मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरी इसके लिए कोई काम है। हैरत है वैसे, इसे मेरा पैगाम दो कि मेहमानों से ज़रूरी और कुछ नहीं होता। दादा मुस्कुराए थे। जी दादा जो हुक्म। शारफ इतना कहकर चला गया। तुम लोगों की टीम में एक लड़की भी थी ना जो पिछले साल में आया था, वो तुम लोगों के साथ थी। वो भी आज यहाँ नहीं है। पसंद करती है ना डेवल को? दादा ने मुस्कुराते हुए कहा। जी दरअसल वो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आज छुट्टी पर है। हिजर ने बात संभालते हुए कहा। और वो तैमूर को जो मेरे आदमी के खिलाफ सबूत मिले थे, इसका क्या? दादा ने पूछा था। आप फिक्र ना करें, इसका हम हल निकाल चुके हैं। हिजर मुस्कुराया था। डेवल के कहने पर वो सारे सबूत इंस्पेक्टर सालम तक पहुंचा चुका था और इसके बेटे के दोस्त को सजा भी हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी डेवल ने ऐसा कुछ ढूंढ दिया था कि दादा का आदमी आसानी से निकल आए। डेवल ने राशिद के डेवल ने राशिद के भाई वसीम को क्यों मारा? ये तो मैं जानता हूँ, कोई बहुत बड़ी वजह होगी, लेकिन फिर भी इतनी बेदर्दी से मारा। मुझे टेबल से बात करनी है, इसे बुलाओ यहाँ। जो भी जरूरी काम है बाद में कर लेगा, फिलहाल इसे कहो सबसे जरूरी काम इसका यहाँ होना है, अपने दादा के पास। हिजर हाँ में गर्दन हिला चुका था। हिजर हजार कहने के बावजूद भी यारम ने बाहर से खाना ऑर्डर किया था। यारम क्या हो गया है? अब मैं इतनी भी बीमार नहीं हूँ, आपने तो मुझे सदियों का बीमार कर दिया है। रूह रूठे हुए लहजे में बोली थी। आज इसने बिल्कुल सोनू के बारे में बात नहीं की थी, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि यारम अपने होते हुए सोनू का जिक्र बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती, अब बता जो किसी काम को हाथ लगाया। हालत देखो अपनी, इतनी कमजोर हो तुम, पता नहीं हो हवा आकर मुझे अपने साथ उड़ा ले जाएगी। जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती, खबरदार जो किसी काम को हाथ लगाया। हालत देखो अपनी, इतनी कमजोर हो तुम। हाँ पता है, हवा आकर मुझे अपने साथ उड़ा कर ले जाएगी। इसने यारम की कहीं पार कही हुई बात दोहराई। इसीलिए तो कहता हूँ जब बाहर निकलो मेरा हाथ पकड़ कर जाया करो, मुझे साथ लेकर जाया करो। हवा का कोई भरोसा नहीं। वो मुस्कुराया था। यारम मुझे फातिमा बीबी से बात करवाएं। अब तक उन्होंने अम्मी का नंबर ले लिया होगा। वो जो कहीं दिनों से बात करना चाहती थी, आज इसका मूड देकर कर ही डाली। बेबी इस वक्त मेरी और तुम्हारी बात हो रही है ना, फिलहाल छोड़ो सबको, मेरे बारे में बात करो। वो इसे मजीद अपने करीब खींचते हुए बोला। आपके बारे में ना तो ठीक है, मुझे अपनी अम्मी से बात करवाएं। वो जिद्दी अंदाज में बोली। यारम ने अपनी जेब से फोन निकाला, कोई नंबर ढूंढा और डायल करके इसके हाथ में पकड़ाकर खुद उठ गया। बात करो, तुम्हारी फातिमा बीबी का नंबर है। तुम्हारे फोन करने के बाद जाने कितनी बार उन्होंने इस नंबर पर फोन किया, बिजी होने की वजह से मैं उठा नहीं सका। आज तुम बात कर लो, 10 मिनट में बात खत्म हो जानी चाहिए। आज का दिन सिर्फ मेरा है, जल्दी करो। कहकर वो बाहर चला गया था, क्योंकि रूह अब फातिमा बीबी से बात कर रही थी। रूह मेरी जान, मेरे बच्चे कैसी हो तुम? कितनी बार तुझे फोन किया मगर किसी ने उठाया ही नहीं। फातिमा बीबी ने इसका हाल और हैरियत पूछने के बाद कहा। फातिमा बीबी
ये मेरे शौहर का नंबर है, वो बिजी थे ना तो इसलिए आपका फ़ोन नहीं उठा पाए। आज भी मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए वो घर पर रुक गए, तब आपसे बात हो पा रही है। यार रखता है तेरा, कैसा है, गुस्सा तो नहीं करता, हाथ तो नहीं उठाता तुझ पर, इसके लहजे में माँ वाली फ़िक्र थी। रूह बेहद यार मुस्कुराई, काश ये औरत सच में इसकी माँ होती। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। पता है ज़रा सी बीमार हो जाऊँ तो किसी काम को हाथ नहीं लगाने देते, सर पर सवार होकर ज़बरदस्ती खाना खिलाते हैं। रूह शर्माते हुए बता रही थी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह तुम दोनों को ऐसे ही अल्लाह तुम दोनों में ऐसे ही प्यार कायम रखे। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। मुझे यकीन था तेरी मासूम शक्ल तेरे शौहर को किसी दूसरे की तरफ जाने ही नहीं देगी, इसीलिए तो अल्लाह ने तुझे इस इन जाहिल लोगों से निकाला है। अल्लाह तेरे शौहर के दिल में तेरी मोहब्बत की वो बरकत डाले। यहाँ का हाल बहुत बुरा है बेटी, तेरी बहनें पैसों में खिल रही हैं, न जाने इतना पैसा इनके पास कहाँ से आया। तेरी माँ तो रोज़ रोती है, कहती है कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है इसने। तेरी बहनें तो रात घर वापस आती ही नहीं है। फ़ोन नंबर ले लिया था मैंने, कापी पेंसिल उठा तू तुझे लिखवा देती हूँ। इनके कहने पर इसने फ़ौरन ही यारम के कोई पास पर ही काम वाली फाइल निकाली, उसके पास परी पेंसिल से लिखने लगी। फ़ोन बंद करने के बाद यार मैं एक बार फिर से दूध का गिलास और मेडिसिन लेकर इसके सर पर खड़ा था। यार मैं ठीक हो चुकी हूँ, इसने जल्दी से कहा था। जानता हूँ लेकिन ये कोर्स तुम्हें पूरा करना होगा ताकि तुम फिर से बीमार ना हो सको। ज़बरदस्ती खुद ही अपने हाथों से इसके मुंह में दवा रखता दूध पिलाने लगा। वैसे ये दूध कितने मज़े का होता है ना। रुको वाकई दूध पसंद था। अच्छा ऐसी बात है तो ये पूरा गिलास खत्म करो, रोज़ रात सोने से पहले पिया करो। यार हमने बाकी बचा हुआ दूध भी इसे पिला दिया, अब तुम आराम करो। इसका माथा चूम कर उठने लगा। रुकी यार मुझे अम्मी से बात करनी है, ये मैंने नंबर ले लिया है। तुमने इस फाइल पर नंबर लिख दिया? यार हमने फाइल देखते हुए कहा। इसके चेहरे पर परेशानी साफ जाहिर थी। क्या हुआ यार, मैंने कोई गलती कर दी? सॉरी मुझे नहीं पता था ये कोई ज़रूरी पेपर है, मुझे लगा इतने दिनों से यहाँ पर पड़े हैं, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। इससे पहले कि रूह अपने रोने का शुक्र जारी रखती, यार मुस्कुरा दिया था। तुमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और ये काम हर 2 मिनट के बाद शुरू मत कर दिया करो। इसने इसका चेहरा साफ करते हुए कहा था। अम्मी से बाद में बात करें ना, पहले मैं ज़रा ऑफिस फ़ोन कर लूँ। इसने कमर ठीक किया और फ़ोन उठाकर बाहर निकल गया। टेबल प्लीज़ यहाँ आ जाओ, दादा ने कहा है कि वो तुम्हारे भरोसे पर यहाँ आए हैं, इन्हें बहुत बुरा लगा है तुम्हारा यहाँ ना होना। हिज़ा ने परेशानी से बताया। हिज़ा तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती, बता चुका हूँ, रूह की तबीयत ठीक नहीं, आज मैं नहीं आ सकता। इतना सा काम तुम संभाल नहीं सकते, दादा की खिदमत में कोई कमी न रहे। डेवल ने ऑर्डर जारी किया था। मेरी बात सुनो डेवल, समझने की कोशिश करो, तुम्हारा यहाँ होना ज़रूरी है। रूह अब ठीक है? हिज़ा ने समझाने की कोशिश की थी। रूह ठीक नहीं है, अगर वो ठीक होगी तो मैं खुद ही आ जाऊँगा और बार-बार मुझे डिस्टर्ब मत करना। डेवल फ़ोन बंद कर चुका था। हिज़ा ने फ़ोन देखकर एक सरदाह भरी थी और लैला का नंबर मिलाने लगा। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? हिज़ा ने पूछा। मोहब्बत में हारे हुए लोग कैसे होते हैं हिज़ा? लैला ने सवाल किया था। शायद मेरे जैसे, हिज़ा ने कहा। हिज़ा मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचती। लैला ने समझाने की कोशिश की थी। मैं जानता हूँ लैला, तुम मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचती और मैंने कब कहा कि तुम मुझसे मोहब्बत करो? मेरी मोहब्बत में उम्मीदें मोहब्बत नहीं। हाँ लेकिन ये बात अलग है कि तुमने डेवल के अलावा किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। अगर तुम इसके अलावा नज़र घुमा के कहीं और देखती तो शायद तुम्हें मेरी मोहब्बत नजर आती। अपना ख्याल रखना। हिज़र फ़ोन बंद करने लगा था। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने कल रात मेरा बहुत ख्याल रखा है। कल रात शायद नशे में कोई मेरा फ़ायदा उठा सकता था। हाँ अगर तुम वहाँ ना आते तो। लैला ने बात अधूरी छोड़ दी। मोहब्बत की इज़्ज़त की हिफाजत करना हर मोहब्बत करने वाले पर फ़र्ज़ है। हिज़ा ने कहा था। एक बात पूछूं? हिज़ा इसकी बात सुनकर मुस्कुराया था। पूछो। एक तरफा मोहब्बत ऐसे ही तकलीफ देती है क्या? लैला का लहजा बिखरा हुआ था। इससे कहीं ज़्यादा तकलीफ देती है। तुम्हें ये तकलीफ सहते हुए सिर्फ एक माह हुआ है। मैं ये तकलीफ 6 सालों से सह रहा हूँ। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था लेकिन तुम्हारे पास ऑप्शन तो है, अब भी मौजूद है। जब सब राह बंद हो जाए तब भी हिज़ा का दरवाज़ा तुम्हारे लिए खुला हुआ होगा। फ़ोन बंद हो चुका था और लैला इसके लफ्ज़ों में खोई हुई अब ये सोच रही थी कि ये शख्स आखिर इससे इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है। इसने कभी इसके बारे में ऐसा सोचा तक ना था, कभी से मुड़कर देखा तक ना था। वो तो सिर्फ डेवल के बारे में ही सोचती थी, इसे देखती थी। लेकिन कल रात डेवल की मोहब्बत का शौक मना रही थी। वो इतने नशे में थी कि अब अपना आप तक संभाल नहीं पा रही थी। ऐसे में हिज़ा सारी रात इसके साथ इसके सर पर खड़ा रहा था। एक लम्हे के लिए भी इसे तन्हा ना छोड़ा था और वो सारी रात का थका ऑफिस में काम कर रहा था। कल रात हिज़ा ने पहली दफ़ा इसे कहा था कि वो इससे मोहब्बत करता है। इसके लिए परेशान रहता है क्योंकि वो इससे मोहब्बत करता है, शायद इतनी ही जितनी वो डेवल से करती है। वैसे तुमने मेरे वैसे तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम कल शॉपिंग से क्या क्या लेकर आई थी। यार मैं इसके पास बैठा इसे पूछ रहा था, जो कि अभी कल का सामान लेकर रूम में आई थी। क्या बताऊँ, कल आपने मुझे थप्पड़ मारा था। रूह को इसका कल बड़ा थप्पड़ याद आ गया था और उठकर आईने के सामने खड़ी हो गई। सॉरी यार, बहुत जोर से लगा था क्या? वो इसके पास इसके पीछे आकर खड़ा हो गया। याद नहीं, शायद जोर से लगा था। इसने अपना गाल दिखाया जहाँ यारम की 2 उंगलियों के निशान अब भी मौजूद थे। यारम ने बेख्तियार अपने होंठ इसके गाल पर रखे थे। बहुत बेशर्म हैं आप, बहुत गंदे हैं। वो अपना आप इसकी बाहों से छिड़वाती पीछे हटी। अभी तुमने देखी ही कहाँ है मेरी बेशर्मी, वो तुम्हें अब दिखाऊंगा। वो इसे अपने करीब खींचते हुए बोला। यारम हटे ना, मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। रूह ने फौरन इसकी पनाहों से निकलते हुए शॉपिंग बैग उठाए थे और इसमें से चीज़ें उधर उधर करने लगी। यारम इसकी गैर होती हालत देखकर बहुत महसूस हो रहा था। वो सारी चीज़ें इसके सामने रखने लगी। ये भी लैला ने लेकर दिया है। ये भी लैला ने खरीद कर बोला था कि आपके पैसे दे दीजिएगा। ना जाने कितने पैसे इसने मेरी चीज़ों पर लगा दिए। रुख बोले जा रही थी जबकि लैला के नाम पर यारम का मूड बहुत खराब हो चुका था। ये लिपस्टिक रुख को अपनी पसंदीदा चीज़ मिल चुकी थी। यारम खुलकर मुस्कुराया। अब वो फिर से तुम्हें याद दिलाने वाली थी कि इकलौती चीज़ वो इसके लिए नहीं लाया था और ऐसा ही हुआ था। अपने लिए अपने नहीं
आप नहीं लेकर आए थे ना मेरे लिए, मैं खुद लेकर आई हूँ। अच्छी है ना? वैसे खोलकर दिखाने लगी। अब तुम लगाओगी तो मैं टेस्ट करके बताऊंगा कि कैसी है, वो ज़ुमैनी अंदाज में बोला, जबकि रूह के गाल लाल हो गए थे। आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं यारम, बहुत गंदे हैं। वोट कर बाहर जाने लगी। अरे यार अब मैंने क्या कर दिया है? बस के पीछे जाने लगा। जब इसका फ़ोन फिर से बजा, इसका मूड फिर से ख़राब हो चुका था। यारम आज अपने यारम आज भी अपने काम पर नहीं गया था। रुख ने बहुत कहा कि इसकी वजह से छुट्टियां ना करे, लेकिन वो नहीं माना। इसका कहना था कि जब तक रूह बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती वो कोई काम नहीं कर पाएगा। आज बहुत कहने के बावजूद भी सुबह का नाश्ता रूह ने ही बनाया था। अभी वो नाश्ता करके फारिग हुए थे कि दरवाज़ा बजा। अरे ये कौन आ गया? रूह सोचते हुए उठकर दरवाज़ा खोलने लगी। जब यारम ने कहा कि दरवाज़ा वो खोलेगा, रूह कंधे उचका कर वापस बैठ गई थी। तो यारम तो यारम दरवाज़ा खोलने आ गया। दरवाज़ा खोलते ही यारम खटखटाता था, आप यहाँ अंदर आए ना। आए अंदर। यारम इनके गले मिलता इनको अंदर आने का रास्ता देने लगा, लेकिन इससे पहले ही हिजर अंदर आया और रूह को अंदर जाने का बोला। वो नहीं चाहता था कि रूह को इनके काम के बारे में कुछ भी पता चले। रूह अपने कार में अनजान शख्स को देखकर उठकर कमरे में चली गई थी। मैंने इन लोगों को बहुत कहा कि तुम्हें बुलाएं, लेकिन ना तो ये मेरी बात तुमसे करवा रहे थे और ना ही मेरे पास बुला रहे थे। तुम जानते हो मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। कितनी गलत बात है कि तुम यहाँ आकर मुझसे ना मिलो। वो इसे साथ लिए अंदर चलते हुए बोले थे। दादा दरअसल मैं कुछ बिजी था, वरना मैं खुद आता आपको रिसीव करने के लिए। वो इनके साथ बैठते हुए बोला था। है छोड़ो इन बातों को, मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। तुम्हें याद है तुम बचपन में मुझसे कुछ मांगते थे, मैं तुम्हें दे देता था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा तो डेवल भी मुस्कुराया था। दादा मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं आपको दूंगा? आपके पास सब कुछ है, आप जान मांग लीजिए, ये भी आपकी अमानत है। हंसते हंसते दे दूंगा। यारम आज अपने मिजाज के खिलाफ बहुत मुस्कुराकर नरमी से बातें कर रहा था, क्योंकि सामने बैठे शख्स के यारम पर बहुत सारे एहसानात थे। इसकी बात पर विक्रम दादा ने कहका लगाया और अपने हाथ में पकड़े मोबाइल से एक तस्वीर निकालकर इसके सामने रखी। मुझे ये चाहिए डेवल। उन्होंने तस्वीर के सामने करते हुए इसका चेहरा देखा। इसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो चुका था। मैंने कहा जान मांग लो तो तुमने तो जान ही मांग ली। वो मेरी गैरत है, बीवी है मेरी। यारम ने फोन उठाकर जोर से दीवार पर दे मारा। टेबल हाथ में रहो, मत भूलो कि मैं कौन हूँ। तुम मत भूलो कि मैं कौन हूँ। इससे पहले कि खड़ी खड़ी तुम्हारी जान ले लूँ, दफा हो जाओ यहाँ से। यारम गुस्से से दहाड़ते हुए बोला। अगर ऐसे नहीं तो वैसे ही सही, जो चीज़ मुझे चाहिए वो तुम्हें हासिल करके रहूंगा। मुझे लगा था तुम शराफत से मान जाओगे, लेकिन तुम तो मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो। मत भूलो कि तुम इस मकाम पर पहुंचाने वाला मैं हूँ। दादा अभी भी पुरसुकून अंदाज में सोफे पर बैठा बोल रहा था। अगर मैं तुम्हें पैसा नहीं देता, ये मकाम मुझे तुम्हारे पैसे से नहीं अपनी पावर से मिला है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इज्जत इसलिए करता हूँ कि तुमने मुझे पैसा दिया? गलतफहमी है तुम्हारी। मैं तुम्हारी इज्जत इसलिए करता था क्योंकि तुम दूसरों की इज्जत पर नजर नहीं रखते थे। मैंने तुम्हारी आंखों में कभी मिलावट नहीं देखी थी। अगर मालूम होता कि तुम इस तरह मेरी बीवी की तस्वीर लेकर आओगे तो तुम्हारे हाथ काट देता। ये जानने के बावजूद कि वो मेरी बीवी है, तो मेरे घर में मेरी बीवी की तस्वीर लेकर आए हो मेरे पास, यानी कि तुम जानते बुझते हुए मेरी इज्जत पर नजर डाली है। शुक्र करो इस वक्त मैं घर पर हूँ, वरना मैं अपनी गैरत पर आंख उठाने वाले की आंखें निकाल देता हूँ। अपनी ये शक्ल दफा करो यहाँ से। तुम इस काबिल नहीं हो कि देवल तुमसे बात करे, तुम्हारे साथ बैठे। तुम इस राशिद के साथ बैठने के काबिल हो। मैं तुम्हें धक्के मारकर निकालूं या खुद यहाँ से जाओगे? इसे ऐसे ही बैठा देखते हुए यारम फिर से दहाड़ा था। जा रहा हूँ मैं, लेकिन एक बात याद रखना, जो चीज़ एक बार विक्रम दादा को पसंद आ जाती है बस की हो जाती है। मुझे वो लड़की सिर्फ एक रात के लिए चाहिए थी, लेकिन अब वो लड़की हमेशा के लिए मुझे चाहिए। इससे पहले कि दादा कुछ और कहता यारम इसका गिरबान पकड़ चुका था। गेट आउट। वो दहाड़ा था। चलो हिजर, विक्रम दादा गुस्से से बोले थे और चलता हुआ दरवाजे के पास आया, लेकिन इसके पीछे कोई नहीं चल रहा था। इसने मुड़कर एक नजर हिजर को देखा था, जो ऐसे ही बाजू सीने पर बांधे खड़ा से जाता हुआ देख रहा था। वफादारी, बहुत वफादार हो तुम हिजर, लेकिन तुम्हारे जैसे लोगों की कदर नहीं करते यहाँ। तुम जब चाहे मेरे पास आ सकते हो। वैसे भी तुम्हारा ये बॉस कुछ दिनों में मर जाएगा। विक्रम दादा से पंगा लिया है इसने। विक्रम दादा मुस्कुराते हुए बोले। हिजर सड़कों पर भीख मांग के खा लेगा, लेकिन डेवल के साथ गद्दारी कभी नहीं करेगा। हिजर से सुनाने वाले अंदाज में बोला था। विक्रम गुस्से से बाहर निकल गया था। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि विक्रम की सोच ऐसी होगी। अगर मुझे पहले अंदाजा होता तो मैंने यहाँ पर लेकर ना आता। अब मुझसे जिद करने लगे कि नहीं तुमसे मिलना है किसी भी हालत में। तुमने इन्हें अपने ऑफिस में बैठने के लिए कहा था, इसलिए मैं वहाँ लेकर गया था। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो वो रूह की फोटो अपने हाथ में लिए हुए थे। इनके पूछने पर मैंने बता दी कि वो तुम्हारी बीवी है। बस फिर क्या था, वो मुझे जबरदस्ती साथ घसीट लाए। हिजर अपनी सफाई देते हुए बोला था, जबकि ये बातें लगती कि कमरा बंद होने की वजह से रूह कुछ भी नहीं सुन पाई थी। लेकिन फिर भी हिजर ने कंफर्म करने के लिए इसे चाय बनाने का कहा था, तो वो मुस्कुराते हुए इन दोनों के लिए चाय बनाने चली गई और फिर जबरदस्ती हिजर को खाने पर रोकने लगी, जिससे हिजर एक बार फिर से परसुकून हो गया था। लेकिन अब वो इस बात को लेकर टेंशन में था कि विक्रम दादा को रूह पसंद आ गई थी और यारम रूह को किसी हाल में नहीं गवाएगा। ये तो उसकी आंखें ही बता रही थी। वो बहुत कोशिश के बावजूद भी अपना गुस्सा जब्त नहीं कर पा रहा था। इसने मुझे इनकार किया। मैंने इसे ये मकाम दिया। जब लोगों को इसने अपनी तरफ लगाना था तो मैंने इसे पैसा दिया था। क्या मांगा था मैंने इससे? सिर्फ वो लड़की, एक लड़की के लिए इसने मेरा गिरबान पकड़ा। मेरा विक्रम दादा का। मुझे वो लड़की चाहिए अकबर, किसी भी कीमत पर मुझे वो लड़की चाहिए। कुछ भी कीमत लगा लो। टेबल को मैं इसकी औकात दिखाऊंगा। मैं इसे बताऊंगा कि विक्रम के साथ पंगा लेकर इसने अच्छा नहीं किया। विक्रम को इनकार करके इसने विक्रम की तौहीन की है। दादा आप रिलैक्स हो जाएं। लड़की ही है, भूल जाए इस लड़की को। यहाँ एक से एक हसीन लड़कियां
आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अब अकबर इसे एक से एक हसीन लड़की दिखाते हुए बोला। तुम्हें समझ में नहीं आया मैंने क्या कहा? मुझे वो लड़की चाहिए। वो मुझे वो मुझे इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि वो बहुत हसीन है या मेरा इस पर दिल आ गया है। मैं देखना चाहता हूँ कि वो डेवल के अंदर किस हद तक बसी हुई है। वो लड़की इसकी कमजोरी बन चुकी है और मेरा किरबान पकड़कर डेवल ने मुझे इसकी कमजोरी पर हमला करने पर मजबूर कर दिया है। विक्रम दादा दहाड़ते हुए बोला था। तो क्या सोचा है आपने? अकबर ने पूछा। राशिद अपने भाई वसीम के बाद बिल्कुल ही बेमोल हो गया है। अब अंडरबाद में कोई इसे कुत्ते के भाव भी नहीं पूछता। वो जो सोच रहा था कि विक्रम यहाँ आकर इसके भाई का बदला लेगा, इसके सबके इसके सब खौफ डरे के डरे रह गए थे। दादा टेबल बहुत खतरनाक है। आपको पता है इसने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया? क्योंकि इसकी बीवी का फोन आ गया था। इसने मेरी आंखों के सामने मेरे भाई को इतनी भयानक मौत दी है कि मैं सोचकर कांप उठता हूँ। राशिद ने समझाने की कोशिश की थी। और तुम देखना कि मैं इसे कितनी भयानक मौत देता हूँ। विक्रम दादा के कान लगाकर हंसा था। क्या हमको पता था कि विक्रम इसके खिलाफ जरूर कोई ना कोई प्लानिंग कर रहा होगा। वो इसे नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक चला जाएगा। इसे डर सिर्फ रूह का था। वो रूह को खो नहीं सकता था। इसे डर था कि किसी तरह से रूह को इसकी हकीकत ना पता चल जाए। अगर ऐसा हुआ तो वो रूह को क्या जवाब देगा? किस तरह से इसे यकीन दिलाएगा? ये तो वो समझ ही चुका था कि रूह खुद से ज्यादा इस पर एतबार करती है। रूह जब तक अपनी आंखों से इसे इस तरह का कोई काम करते हुए ना देखे, वह किसी पर यकीन नहीं करेगी। और इस बात पर यारम पर सुकून था और ऊपर से सारम भी हाथ धोकर इसके पीछे पड़ चुका था। दादा छोटे बड़े सब गुंडों को अपने साथ मिला चुका था। डेवर को पल पल की खबर मिल रही थी। वह सोच रहा था कि दादा ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। आखिर इसका इरादा क्या है? यारम की सोच के मुताबिक अब तक दादा को कोई ना कोई कदम जरूर उठाना चाहिए था। पर इसके जहन में क्या चल रहा था? वो डेवल को नीचे दिखाने के लिए किसी भी हद तक चला जाएगा। कहीं इसका इरादा रू के साथ कुछ उल्टा सीधा करने का तो नहीं? दादा क्या सोचकर चुप है? कहीं रू को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाने वाला, या शायद कुछ और? मुझे रू को जल्द से जल्द यहाँ से निकालना होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा यारम, हम ये घर क्यों छोड़ रहे हैं? इस घर में बहुत सारे लोग थे इस वक्त। इनका ज़रूरी सामान पैक कर रहे थे बेबी, क्योंकि मैंने अपना घर ले लिया है और अब हमें इस फ्लैट में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा घर इस घर से बहुत बड़ा है और बहुत आरामदायक है। तुम वहाँ आसानी से घूम फिर सकती हो। अब तुम्हें इन 2 कमरों के इस छोटे से फ्लैट में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। यारम ने प्यार से समझाया था। क्या सच में हमारा अपना घर इससे बड़ा? हवादार रूह एक्साइटेड सी होकर बोली। तो पास खड़ा शारफ मुस्कुराया था। हाँ रूह, वो इतना बड़ा है कि हम दोनों आराम से बैडमिंटन खेल सकते हैं। और भी बहुत कुछ है तुम्हारा। ये कुत्ता बहुत इंजॉय करेगा। ये कुत्ता नहीं है, इसका नाम सोनू है, रूह ने मुंह बनाकर बताया। हाँ ना, वही सोनू। मैं भी तो यही कह रहा था, गलती से मुझसे कुत्ता निकल गया। वो क्या है ना, नाम कोई भी रख लो, नस्ल तो नहीं बदलती ना। शर्म अपनी बात को कवर करने के चक्कर में और उलझ गया था। रूह ने घूरकर इसे देखा था। यानी वो इसे ये कहने की कोशिश कर रहा था कि तुम चाहे जो भी नाम रख लो, ये कुत्ता है और कुत्ता ही रहेगा। मेरा मतलब है दुनिया का सबसे प्यारा जानवर तो कुत्ता ही है ना। वो सबसे प्यारे जानवर कुत्ते का सबसे प्यारा नाम सोनू, जो दुनिया की सबसे प्यारी लड़की रूह ने रखा है। यारम पास खड़ा इन दोनों की बातें सुन रहा था। फिर इन दोनों को ऐसे ही बातों में लगे देखकर इसने हिजर को मुखातब किया, जो जरूरी सामान पैक कर रहा था। लैला से बात हुई तुम्हारी? वक्ती तौर पर इस पर गुस्सा कर गया था, लेकिन ये भी सच था कि इस दिन इसने यारम की बहुत मदद की थी। रूह की हालत देखकर यारम बहुत परेशान हो चुका था। इसे अपना होश भी न रहा था। अगर ऐसे में लाला इसके पास ना होती तो शायद इस सिचुएशन को हैंडल लगा सकता था। इसकी तबीयत इन दिनों कुछ ठीक नहीं, सो मैंने इसे आराम करने के लिए कहा है। और दूसरी लड़की मासूमा, यारम ने पूछा। तो शारफ के कान खड़े हुए गए। मासूमा मैडम जरूर से ज्यादा मासूम है, लेकिन फिक्र मत करो, इनकी मासूमियत तो मैं निकालूंगा। फिलहाल तुम दादा वाला मसला हल करो, सारम को हम बाद में संभाल लेंगे। मासूमा का सारम से क्या तलक? शारफ इनके पास खड़ा पूछ रहा था। हम यहाँ काम करने आए हैं, तुम्हारा मासूमा नामा सुनने के लिए नहीं। बेहतर होगा कि काम पर ध्यान दो। तुम्हारी चहेती आई नहीं, तुमने कॉल करके इसे यहाँ बुलाया था ना। हिजर ने बात बदलना चाहिए, इसकी तबीयत ठीक नहीं। शारफ बस इतना बोलकर फिर से रुके कुत्ते के साथ खेलने लगा। रुक तुम्हें खौफ आते हैं? इसके पास खड़ा पूछने लगा था। यारम और हिजर तो हमेशा की तरह इसकी बेफजूल बात पर गर्दन नफे में हिलाई थी। इसका कुछ नहीं हो सकता था। हिजर बोला। खौफ तो सबको आते हैं, मुझे भी आते हैं। कभी कभी तो बहुत डरावने खौफ भी आते हैं। रुख ने हाथों से डराना चाहा तो यारम बेख्तियार मुस्कुरा दिया था। तुमने ख्वाब में कभी मुझे देखा है? मेरा मतलब है इतना हैंडसम। शारफ की बात मुकम्मल होने से पहले ही रूह बोल पड़ी। नहीं, ड्रोने ख्वाब आते हैं, अब इतने भी ड्रोने नहीं आते। इससे पहले कि शारफ इसकी बात समझता, यारम और खिजर का कहका बेसाख्ता बुलंद हुआ था। इसने इनकी तरफ देखा और फिर रूह को घूरना चाहा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। फिर वो खुद ही मुस्कुरा दिया। मेरी बहन भी मेरी तरह है। खासा जवाब ड्रोनी। शारफ की बात खत्म होने से पहले हिजर बोला था। मेरी बीवी बहुत क्यूट है। रूह की तारीफ यारम बर्दाश्त न कर सका था। वो तीनों मुस्कुराए अपने काम पर लग गए। अगर बस सब कुछ सुन चुका है तो अभी तक किसी ने तुम्हारे खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? सारम इस वक्त मासूमा से बात कर रहा था। यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर डेवल को हिजर ने सब कुछ बता दिया होता तो अब तक वो मुझे गोली मार चुका होता। मासूमा वाकई बहुत डरी हुई थी। तुम घबराओ मत, मैं खुद इससे बात करूंगा। बस इतना पता चल जाए कि हिजर को कितना कुछ पता चल चुका है। तुम सारा इल्जाम मुझ पर लगा देना कि मैं जबरदस्ती तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा था। सारम ने परेशानी से कहा। नहीं सारम, मैं अपने लिए तुम्हें मुसीबत में नहीं डाल सकती। मासूमा परेशान थी। तुम परेशान मत हो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं सब संभालूंगा। बस एक बार मैं इस लड़की को सब कुछ बता दूं। यारम कैसे किसी की जिंदगी इस तरह से बर्बाद कर सकता है? इसने इस लड़की को अपनी बीवी बनाकर रखा है, इसे कुछ बताया तक नहीं। इसलिए मैंने इसकी बीवी को टारगेट किया। मुझे लग रहा था कि यारम इसकी बात जरूर सुनेगा। अगर वह सच में इससे प्यार करता है तो इसकी बात को जरूर मानेगा, सारम ने कहा था।
लेकिन सारम, अगर रूह को सब कुछ पता चल गया तो क्या गारंटी है कि बेचारी देवल के साथ रहना चाहेगी। मुझे तो लगता है कि वो इन्हें छोड़कर चली जाएगी, या शायद देवल सर रूह को मार ना दे। मासूम ने परेशानी से कहा था, अगर वो इसे सच्चा प्यार करता है तो इसे मारेगा नहीं, और ना ही वो किसी बेगुनाह को मारता है। और मुझे यकीन है कि रूह यारम को मजबूर कर देगी सिलेंडर करने के लिए। और अगर एक बार यारम हमारे हाथ लग गया तो दुबई में माफिया राज का नामो निशान नहीं खत्म हो जाएगा। इस वक्त माफिया का सबसे बड़ा डेवल है। मुझे माफिया वर्ल्ड खत्म करना है, मुझे ये गंदगी खत्म करनी है। बस माँ प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, और मैं अपने वादे के मुताबिक तुम्हारे बाबा के कातलों को ढूंढने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। अब परेशान मत हो और आराम करो। सारम का फोन बंद होने के बाद भी न जाने कितनी देर वो सोचती रही थी कि क्या वो सही कर रही है। जब रूह को ये सब कुछ पता चलेगा तो क्या वो कैसा रिएक्ट करेगी। रूह की तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। यारम और वो इस वक्त अपने नए घर में थे जो दूसरे घर से काफी बड़ा और हवादार था। कैसा लगा? यारम ने रूह के पास आकर पूछा, जबकि शारफ और हिजर इनका सामान अंदर लेकर जा रहे थे। बहुत अच्छा है, रूह ने खुश होकर कहा था। यारम मुझे एक बात बताएं, आपने कहा था कि वो फ्लैट भी आपके अपना है, तो अब आप इस फ्लैट का क्या करेंगे? हम तो यहाँ आ गए हैं ना। रूह ने इसे देखते हुए कहा, वहाँ असला सेफ रहेगा। इसकी बात का यारम ने कोई जवाब ना दिया था, लेकिन शारफ हिजर के कान के करीब बोला था। हिजर बेख्तियार मुस्कुराया। आइडिया बुरा नहीं है, हिजर ने आंख दबाकर कहा, जबकि शोनू सब अब यारम के पैर के साथ चिपके हुए थे, जिसकी वजह से यारम बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा था। रूह इसे पीछे करो वरना मैं इसे किक कर दूंगा। यारम ने सख्ती से इसकी तरफ देखते हुए कहा था, उफ कितने बेरहम इंसान हैं आप, एक छोटे से जानवर को लेकर ऐसा कहते हैं। रूह इसे जानवर मत बोलो, ये तुम्हारा शोनू है। शारफ ने दुहाई दी और भागकर बाहर और सामान लाने के लिए चला गया, जबकि रूह ने पीछे से इसकी पीठ को घूरा था। जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। आज जब डेवल अपने काम पर जाएगा हम इस लड़की को उठा लेंगे और फिर हम इससे अपना काम निकलवाएंगे। ऐसा लगता है घर चेंज करके वो लड़की को हमसे बचा लेगा, लेकिन ये सिर्फ इसकी गलतफहमी है और कुछ भी नहीं। हम इस पर 24 घंटे नजर रखे हुए हैं, कब क्या करता है सब कुछ हमारे इल्म में है। बस सब कुछ तो ठीक है, लेकिन डेवल ने वो सबूत जो मेरे आदमी के खिलाफ है वो अपने पास रखा हुआ है और आगे पहुंचा दिया है। कल इंडियन गवर्नमेंट इसे सेंट्रल जेल सेट कर देगी। कल इंडियन गवर्नमेंट इसे सेंट्रल जेल भेज देगी। मुझे किसी भी हालत में वो सबूत वापस चाहिए, और वो लड़की भी जिसकी वजह से इसने मेरा गिरबान पकड़ने की हिम्मत की है। दादा ने अपने सामने बैठे किसी कहीं गुंडों को देखते हुए कहा था, जो किसी न किसी वजह से यारम के दुश्मन बने हुए थे, और अब इनसे बदला लेने के लिए दादा का साथ देने से दादा का साथ देने सबसे आगे पहुंचे थे। रात के 12 बजे में अभी तकरीबन 10 मिनट बाकी थे। यारम न जाने बाहर क्या कर रहा था। आज शरफ और हिजर भी अपने अपने घर न गए थे और अब इसे बाहर भी नहीं आने दे रहे थे, और सोने के लिए भी मना करके रखा था। जरा सा झांक कर देख लेती हूँ ये लोग क्या कर रहे हैं, वो सोचते हुए उठी। लेकिन यारम की सख्त धमकी याद आ गई, अगर तुमने जरा सी भी चीटिंग की तो देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। ये सोचते हुए वो दोबारा बेड पर बैठ गई थी। यारम से पंगा लेने से हमेशा ही भारी पड़ता था। आखिर ये लोग बाहर क्या कर रहे हैं। आप नींद की देवी इस पर मेहरबान हो रही थी, लेकिन यारम के ऑर्डर के मुताबिक वो अपने आप को जबरदस्ती जगाए हुए थी। इस घर में आकर सबसे ज्यादा खुशी अपने सोनू का छोटा सा कमरा देकर हुई थी, जो कोई कुत्ते को मद्देनजर रखते हुए बनवाया गया था, जिसका मतलब था कि यारम ने भी इसके शोनू को अपनी जिंदगी में कबूल कर लिया है। लेकिन अब ये मसला था कि आखिर वो लोग बाहर क्या कर रहे हैं। आज घर में इनकी पहली रात थी। रूम साउंड प्रूफ होने की वजह से बाहर से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी, और रुको यहाँ उबाल उठ रहे थे कि आखिर ये लोग बाहर क्या कर रहे हैं। सब कुछ रेडी है ना, किसी चीज की कमी तो नहीं। यारम ने सब कुछ अपने हाथ से किया था, लेकिन वो अब भी बार बार हिजर और शरफ से पूछ रहा था इसे, अरे सब कुछ ठीक है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, फिक्र मत करो। शादी के बाद रुका पहला बर्थडे इसका बेस्ट बर्थडे होगा। हीजर ने मुस्कुराते हुए कहा था, यही तो मैं चाहता हूँ, इसका ये बर्थडे बेस्ट हो। इससे भी बेस्ट होगी कल रात की शाम। मैं इसका ये बर्थडे इसकी जिंदगी का बस बर्थडे बना दूंगा। पूरे 12 होने वाले हैं, पहले मैं जाकर इसे विश करूंगा, फिर इसे यहाँ लेकर आऊंगा। तुम दोनों तैयार रहना। बहू बहू, शनु ने बोलकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया था। हाँ हाँ तुम भी, यारम ने शनु को देखकर कहा, और फिर मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ा। थक हार कर अब वो सोने वाली थी। वो मजबूर होकर उठकर बेड पर लेट गई। जब आहिस्ता से कमरे का दरवाजा खुला, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, यारम हाथ में केक उठाया आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता इसकी तरफ बढ़ रहा था, और रूह हैरान और परेशान नजरों से देख अपनी तरफ आता हुआ देख रही थी। हैप्पी बर्थडे बेबी वो उसके पास जाकर इसके साथ बैठा था, झुक इसके गाल का बोसा लिया और छुरी इसके हाथ में पकड़ाने लगा, जबकि रूह अभी तक शौक की कैफियत में इसे देख रही थी। कैंडल बुझाओ, यारम ने इसे अपनी तरफ देखते हुए कहा, और उसके पीछे आकर बेड पर बैठकर इसके हाथ में छुरी को सीधा करके केक पर चलाने लगा। वैसे बाहर वो दोनों भी इंतजार कर रहे हैं तुम्हें विश करने के लिए, लेकिन ये मोमेंट मेरा है। सबसे पहले तुम्हें मैं विश करूंगा, बाद में जो चाहे कर ले। अब मुझे घूरना बंद करो, जल्दी से केक काटो। बाहर हिजर और शारफ के साथ तुम्हारा शोनू भी इंतजार कर रहा है तुम्हें विश करने के लिए। यारम ने मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देखा, जबकि रुख के आंसू देखकर वो खटका था। रुख मेरी जान, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मैं तो तुम्हें खुश करने के लिए ये सब कुछ कर रहा था, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अगर ऐसी बात है तो मैं सब कुछ मना कर देता हूँ। वो उसके आंसू से तेरा चेहरा साफ करते हुए बोला, यारम आज तक किसी ने मेरे लिए ये नहीं किया। मैं तो सबके लिए एक फालतू चीज थी। सब मुझसे नफरत करते थे, क्या मैं नफरत के काबिल थी? बस सुसु करते हुए बोली, तुम किसके काबिल हो ये तुम मुझसे पूछो। मुझ जैसे स्टोन हार्ट को मोहब्बत करना सिखा दी तुमने। आज तक किसी ने भी तुम्हारे लिए इस तरह से नहीं किया, क्योंकि ये मेरा हक था। अपने दिमाग से हर गलत सोच निकाल दो रूह। मैं नहीं चाहता कि तुम इन लोगों को
कर रो। और खबरदार, जो तुमने इस खूबसूरत दिन पे एक आंसू भी बहाया, मुझे तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे ये आंसू भी बहुत पसंद है, लेकिन आज के दिन इन्हें मत बहाओ। मैं आज अपने रब का शुक्र अदा करना चाहता हूँ जिसने इस दिन पर मुझे मेरी ज़िंदगी दी थी। अब जल्दी से बताओ, तुम्हें क्या क्या पसंद है। आज मैं वो हर काम करूँगा जो तुम्हारी खुशी का बायस बने। अब मुझे घूरना बंद करो, अपनी आंखें साफ करो, केक काटो और बताना शुरू करो। वो इसे अपने साथ लगाए केक काटते हुए बोल रहा था। केक काट कर एक पीस इसके मुंह में डालना चाहा, जब इससे पहले रूह ने वो पीस इसकी तरफ किया था। यारम ने मुस्कुराते हुए पीस मुंह में लिया और फिर वही हाथ इसकी तरफ बढ़ाया। अब बताओ ना, क्या क्या पसंद है तुम्हें। तुम्हारे इस बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए आज मैं तुम्हारी पसंद की हर चीज़ करूंगा। इसने प्यार से इसे अपने साथ लगाते हुए कहा तो रूह सोचने लगी। आज सब कुछ बता दो। इससे इस तरह से सोचते देखकर यारम में दिलचस्पी मजीद बढ़ी थी। मुझे छोटे छोटे पौधे, सफ़ेद रंग ने घर, सुबह का वक्त, आबाद जजीरे, बाहर का मौसम, मीठी चाय, नए गीत, सुनहरी धूप, हल्ला गुल्ला और महफिल पसंद है। और आपको। रूह को लगा कि वो कुछ ज्यादा ही बोल गई है। फिर रुक से पूछने लगी, मुझे पुराने दरख्त, काला रंग, कदीम हवेलियां, शाम का वक्त, वीरान जजीरे, हिजा का मौसम, कड़क चाय, पुराने गीत, बारिश, खामोशी और तन्हाई पसंद है। लेकिन इन सबसे ज़्यादा तुम पसंद हो, इसीलिए आज से तुम्हारी पसंद ही मेरी पसंद है। इसके चेहरे पर उदासी देखकर यारम ने जैसे बात खत्म कर दी थी। आज पहली बार रूह को ऐसा लगा जैसे वो मशरक है और यारम मगरब। बाहर चलो, तुम्हारे दोनों भाई इंतजार कर रहे हैं। यारम ने इसे अपने साथ हाथ पकड़कर उठाते हुए कहा। रूह मुस्कुराते हुए इसके साथ बाहर आई थी। बाहर हिजर, शारफ और सोनू खड़े इसका इंतजार कर रहे थे। इनकी सर पर लंबी कागज की टोपियां थी जिन पर हैप्पी बर्थडे के साथ एक एक इमोजी बना हुआ था। ये वाकई ही इसकी लाइफ का सबसे बेस्ट बर्थडे था, जिसमें इसके सबसे अजीज इसके साथ थे। इसे याद भी नहीं था कि इस दिन कभी किसी ने इसे विश किया हो। लेकिन इन सबको इसके बर्थडे के बारे में कैसे पता चला। इसने सबकी मौजूदगी में केक काटा, सबको खिलाया। रुख, बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। हिजर ने पूछा। जैसे जिसे आप जैसा भाई मिल जाए, इसे किसी गिफ्ट की जरूरत है भला। रुख ने मुस्कुराते हुए कहा। शुक्र है बचत हो गई, मुझे तो लगा था कि लड़की लूट लेगी मुझे। शारफ मुस्कुराकर बोला, जिस पर यारम और हिजर दोनों मुस्कुराए थे। हो हेलो, आपको नहीं कहा, हिजर भाई को कहा है। आप तो कल मुझे शॉपिंग करवाएंगे। रुख ने फैसला सुना के इसकी सारी खुशफहमी दूर कर दी थी, जिस पर शारफ का मुंह बन गया। फिर तो मेरा भी हक बनता है अपनी बहन को कुछ ना कुछ देने का। हिजर बोला, बताओ ना, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। रूह, हिजर ने इसरार किया। क्या कहूँ हिजर भाई, सच कहूँ तो मुझे मेरी जिंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं है। आज तो मेरे पास आपसे मांगने के लिए कुछ भी नहीं है। वो मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है आज नहीं, लेकिन कभी तो होगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम मुझसे जिंदगी में जो चाहो मांगो, मैं तुम्हें दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तुम्हारा ये भाई अपनी जान पर खेलकर भी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करेगा। इसने इसके सर पर हाथ रखकर इसे भाई का मान बख्शा था। लेकिन मुझे एक बात बताएं, आप सबको मेरा बर्थडे के बारे में कैसे पता चला। रूप ने कब से दिमाग में आता सवाल आखिर पूछ के डाला था। अरे ये छोटी छोटी बातें हाँ तो हम पता लगा ही लेते हैं हिजर। अरे ये छोटी छोटी बातें तो हम पता लगा ही लेते हैं। शरफ अलग ही अंदाज में बोला था। रोज जिस दिन तुम्हारा असली आईडी कार्ड बना था ना, इस दिन पता चला था। हिजर ने दांत दिखाते हुए शारफ की तरफ देखकर बताया था, जबकि शारफ ने इसे खा जाने वाली नजरों से देखा था। यारम आज का सारा दिन इसके साथ था, हर मुमकिन तरीके से इसे खुश रखने की कोशिश कर रहा था। आज इसने बहुत टाइम तक फातिमा बी से बात की थी और यारम ने कुछ नहीं कहा था, जबकि वो फोन नंबर वाली फाइल यारम अपने ऑफिस ले गया था, जिसकी वजह से वो अपनी माँ से बात नहीं कर पाई थी। आज यारम ने इसे शोनू के साथ खेलने से भी ना रोका था। वो बाही शोनू के साथ खेल रही थी, जबकि यारम अंदर इसके लिए कुछ बना रहा था। ये घर काफी बड़ा था, जिसका एक कमरा बंद था। यारम, इस कमरे में कौन है। इसने बंद कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा था। तुम्हारी सोतन मिलोगी इससे। यारम ने शरारती अंदाज में कहा। मिलूंगी नहीं, सर से पकड़कर घर से बाहर निकाल दूंगी। रुख नाक फैलाकर बोली थी। हाय मेरी मासूम सी बीवी की मासूम धमकियां। वो उसका काल चुमते हुए वापस किचन की तरफ आ गया, जहां वो उसके लिए स्पेशल कुछ बना रहा था। बेबी तुम दरवाजा अंदर से बंद कर लो, मैं कुछ सामान लेकर 10 मिनट में वापस आता हूँ। फिर आज की ये शाम में तुम्हारे लिए स्पेशल बनाऊंगा और रात तो मेरी स्पेशल बना देना। उसकी तरफ झुककर जोमेनी अंदाज में बोला। यारम आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। वो पैर पटकती इसके पीछे दरवाजा बंद करके करने आई थी, जबकि यारम अपने डिम्पल की नुमाइश करता आगे बढ़ गया। अपने कहे के मुताबिक 10 मिनट के बाद वो घर पर था। घर का दरवाजा पूरा खुला था। यारम को कुछ गड़बड़ का एहसास होते ही वो तेजी से घर के अंदर आया था। शोनो जमीन पर जख्मी हालत में पड़ा था, जबकि रुके ही नहीं थी। इसका जो डर था वही हुआ था। दादा ने इसे नहीं बल्कि रू को अपना निशाना बनाया था। इसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अपने आप को संभाला और जल्दी से हीजर को फोन किया और इसे सब कुछ बताया। ये तुमने ठीक नहीं किया, बहुत बड़ी गलती की है तुमने। डेविल की कमजोरी पर हाथ डालने की कोशिश की है। काश इससे पहले तुम अपना अंजाम सोच लेते। तुम्हें इतना तो पता होगा कि डेविल दूसरों की इज्जत पर हाथ डालने वाले को कभी माफ नहीं करता। और तुम्हारी निगाहों ने डेविल की इज्जत की तरफ देखने की गुस्ताखी की है। पहला बार तुमने किया है तो जख्म सहने के लिए तैयार रहो। हिजर और शारफ इसके घर पहुंच चुके थे। तुम लोगों के पास सिर्फ 15 मिनट है, मुझे मेरी रूह चाहिए। वो कहाँ थी वो खुद भी नहीं जानती थी। बस एक अंधेरा गैरेज नुमा कमरा था और अंधेरे से तो वो बचपन से ही डरती थी। वो लोग कौन थे और क्यों उन्होंने इसे थप्पड़ मारे थे। और शोनो, कितनी बेरहमी से इन लोगों ने शोनो पर हथियार से वार किया था। वो बेचारा तो बस अपनी दोस्त को बचाने की कोशिश कर रहा था। आज पहली बार इसे एहसास हुआ कि यारम ठीक कहता है। शोनो जिस नस्ल का कुत्ता है वो वाकई बहुत खतरनाक और चालाक थी। या अल्लाह मेरी शोनो ठीक हो। इसने बेख्तियार दुआ मांगी थी। वो इस वक्त एक अंधेरे
वो इस वक्त एक अंधेरे कमरे में बंद थी। वो लोग इसे यहाँ क्यों लाए थे, यकीन यारम के दुश्मन थे जो इसे फंसाना चाहते थे। क्या यारम को पता चल गया होगा कि वो लोग मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं? क्या या अल्लाह मेरी इज्जत के मुहाफिज आप हो, प्लीज मेरे यारम को यहाँ भेज दें। वो सिसकते हुए दुआ मांग रही थी। वो तीनों तेजी से विक्रम के अड्डे में आए थे, जहाँ वो सबसे छोटे बड़े गुंडू को अपने साथ मिलाए खड़ा था। इसे देखते ही यारम का खून खोल उठा। वो तेजी से इसकी तरफ बढ़ा, इससे पहले कि उसका गिरबान पकड़ता। गुंडू ने इसे पकड़ना चाहा, जबकि यारम बेकाबू होता विक्रम की तरफ बढ़ रहा था। कुंडू ने शारम और हिस्सा की तलाशी ली और हथियार बरामद कर लिए। रू कहाँ है, यारम चिल्लाया था, और इतने जोर से चिल्लाया था कि कमरे में बदरू को बासानी आवाज सुनाई दी थी। रू के अंदर किसी ने नई जिंदगी फूंक दी। वो दौड़कर दरवाजे की तरफ लपकी थी, जबकि पैर में मौजूद बेड़ियों ने इसे मजीद आगे कदम न बढ़ाने दिए थे। वो जाकर भी दरवाजे तक न पहुंच पाई थी। वो अंदर से चिल्लाने लगी, लेकिन शायद इसे इस गैरेज से आवाज बाहर नहीं जाती थी। तभी तो यारम की इस आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, जबकि तभी तो यारम को इसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, जबकि बाहर से वो यारम की आवाज कुछ हद तक सुन पा रही थी। इसे यकीन था यारम इसे बचा लेगा। या अल्लाह तेरा शुक्र है। रूह खुदा का शुक्र अदा करती यारम का इंतजार करने लगी। मैंने पूछा, रूह कहाँ है? वो तेजी से चिल्लाया था, पता है क्या डेवल, मैं तुम्हें बचपन से कुछ ना कुछ सिखाता रहा हूँ, अब भी सिखाऊंगा। अपनी कमजोरी को कभी अपने दुश्मन पर जाहिर ना होने दो। अपनी कमजोरी को अपने दुश्मन से छुपा कर रखो। लेकिन यहाँ पर तुमने गलती कर दी, और एक अच्छा उस्ताद होने के नाते मैं तुम्हारी गलती सुधारने का मौका देता हूँ। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, इस लड़की को मेरे हवाले कर दो और एक पप्पी से दोस्ती का हाथ मेरी तरफ बढ़ाओ। माफी मांग लो मुझसे, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। आखिर बड़ा हूँ मैं तुम्हारा। विक्रम ठहर ठहर कर बोला, मेरी रूह कहाँ है? यारम ने फिर से पूछा था। मैंने कहा माफी मांगो मुझसे और भूल जाओ इस लड़की को। विक्रम डहा था। कमरे के अंदर आती कुछ आवाज सुनती रूह की कमरे के अंदर आती कुछ आवाज सुनती रूह इसकी बातों का मतलब नहीं समझ पा रही थी। वो तो अब तक ये भी नहीं समझी थी कि वो लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। क्या वो लोग रूह के लिए यारम से कोई मुतालबा कर रहे हैं? कोई आवाज तेज हो जाती तो कभी आहिस्ता। वो इनकी मुकम्मल बात तक नहीं सुन पा रही थी। जल्दी फैसला करो, डेवल जिंदा रहकर मुझसे वापस दोस्ती करना चाहोगे, या मैं तुम्हें मारकर मसाइल काम करूं? वरना वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें अपनी बीवी वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें, अभी तुम्हारी बीवी को किडनैप हुए 10 मिनट नहीं हुए तो मेरे सर पर आ पहुंचे हो। रू कहाँ है विक्रम? वो उसकी बात काट कर एक बार फिर से चिल्लाया था। डेवल मत भूलो, ये मेरा आइडिया है। मैं तुम्हें एक सेकंड के अंदर मोड़ के घाट उतार सकता हूँ, इसके बाद मैं तुम्हारी बीवी के साथ। इससे पहले कि विक्रम अपनी बात मुकम्मल करता, यारम ने अपनी आस्तान से एक छोटा सा चाकू निकाल कर इसकी तरफ फेंका, जो उसके गले के बीचों बीच अटका था। अगले ही लम्हे विक्रम जमीन पर गिरा था। कुंडू ने दादा की तरफ बढ़ने की कोशिश की और साथ ही फायरिंग स्टार्ट कर दी। इससे पहले कि वो लोग विक्रम तक पहुंचते, यारम तेजी से इसके पीछे आकर गर्दन पर अटके चाकू पर अपना हाथ दबा चुका था, और वो दर्द से बिलबिला उठा। क्या करेगा तू मेरी रूह के साथ? क्या करेगा तू मेरी दोस्त के साथ? क्या करेगा तू मेरी रूह के साथ? क्या करेगा तू मेरी बीवी के साथ? बोल साले, कमजोरी कमजोरी बोल रहा था ना तू? तो सुन ले, हाँ वो लड़की मेरी कमजोरी है, और कमजोरी से कहीं ज्यादा वो लड़की मेरी हिम्मत है, मेरी ताकत है, मेरी जान है। वो तूने मेरी जान की जान लेने की कोशिश की। इसके गर्दन पर दबाव बढ़ाता हुआ बोला, रूह कहाँ है? किसी ने गुंडे से हिजर ने एक गुंडे को दबोचते हुए पूछा। वो सामने वाले कमरे में। वो अपना आप छिड़वाते हुए बोला, थैंक यू था। साथ ही हिजर ने इसके सीने के बीचों बीच गोली चला दी। अच्छा आदमी था, हिजर ने अफसोस से कहा। अब ये था नहीं है। शारफ ने इसका ध्यान जमीन पर बड़े आदमी की तरफ लाया। था। हिजर ने एक बार फिर से गन लोड की, उसे 2 गोलियां और मार दी। अब तो था ना, इसने शारफ से कंफर्म करना चाहा। शारफ ने एक नजर जमीन पर बड़े आदमी पर डाली और फिर एहसान करने वाले अंदाज में कहा, और साथ ही फिरती से सामने खड़े आदमी को लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। एक एक करके सारे ही गुंडे अब जमीन पर पड़े थे। कुछ टेबल से अपने किए की माफी मांग रहे थे, तो कुछ होनहार नजरों से इसकी तरफ देख रहे थे। शारफ दादा हमारे मेहमान हैं, हमें इनकी मेहमान नवाजी करनी चाहिए। इन्हें मेहमान बनाकर हमारे कैद खाने में शान शौकत से रखो। यारम ने शारफ को मुखातब करते हुए कहा था। बेफिक्र रहो डेवल, दादा की खिदमत में कोई कमी नहीं होगी। शारफ बोला, मैं रूह को निकालता हूँ। इसे सोचते हुए इस कमरे की तरफ बढ़ा। शारफ, तुम दादा को संभालो, यहाँ से निकलो। यारम ने एक झटके से दादा को इसकी तरफ फेंका था, जो अभी तक दर्द से बिलबिला रहा था। खून से पूरी कमीज लाल हो चुकी थी। चलिए दादा आपकी खिदमत करते हैं। शारफ ने इसके दोनों हाथ बांधे और आगे की तरफ धक्का दिया, जबकि यारम ने अपने कंधे के जख्म से कमीज अलग की थी। जख्म इतना गहरा था कि इसे फौरन फर्स्ट फर्स्ट एड की ज़रूरत थी, लेकिन इस वक्त इसे रूह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं था। और हिजर के पीछे दरवाजे की तरफ बढ़ा, जब पीछे से किसी ने इसे अपने शिकंजे में झगड़ा था। हिजर तेजी से दरवाजा खोलकर इसकी तरफ आया। कमरे में रोशनी से इसकी आंखें चिंचिनाई थी। हिजर तेजी से इसके करीब आया, उसके पास बैठा। तुम ठीक हो रूह? हिजर इसके करीब बैठकर पूछने लगा। भाई अपने करीब अपना देखकर बस सिसक उठी। वो अपने अपनों के पास पहुंच चुकी थी। रुख पे तेज के सीने से लगकर फुट फुट कर रोने लगी। कुछ नहीं हुआ मेरी गुड़िया, सब कुछ ठीक है। हम आ गए हैं ना, तुम बिल्कुल ठीक हो। वो इसे अपने साथ प्यार से लगाए बहलाने की कोशिश करने लगा। इससे पहले कि वैसे अपने साथ उठाता, इसकी नजर इसके पैर पर पड़ी। रुख, तुम्हें कितना बड़ा जख्म आया है, चाबी कहाँ है? इसने इसकी बेरियों को खींचने की कोशिश की। दर्द हो रहा है, सुसु करती बोलती हिजर को इतनी क्यूट लगी कि वह बामुश्किल अपनी हंसी दबाकर इस चाबी ढूंढने
दबाकर उठा। मैं चाबी ढूंढ कर लाता हूँ, जल्दी आइएगा। रुख जल्दी आइएगा भाई, रुख ने जाते देकर कहा था। बस गुड़िया भी आया, बस 2 मिनट में चाबी ढूंढ के लाता हूँ। 19 साल बाद इसने किसी को गुड़िया कहकर पुकारा था। बाहर निकल कर आगे पीछे हर तरफ चाबी ढूंढने लगा। रुख खिसर का इंतजार कर रही थी। वो अब भी अपने आप को संभालती बड़ी मुश्किल से खड़ी होकर बेटियां के सीधे दरवाजे के करीब आने की कोशिश करने लगी, लेकिन यहाँ पर इसने जो मंजर देखा था, इसने रुख का भरोसा नहीं बल्कि रुख को तोड़ कर रख दिया था। रुख को सामने इसका यारम किसी को गोलियों से छलनी काट चुका था। हाँ, वो यारम ही था, इसका यारम। रुख बेयकीन से यारम को देख रही थी। शायद वो इसे देख चुका था। वो तेजी से इसकी तरफ आ रहा था। रुख की सांसें रुकने लगी। यारम इसके बेहद करीब आ चुका था। वो तेजी से इसके करीब आया। रुख तुम ठीक हो ना? बस के करीब खड़ा से पूछ रहा था, जबकि उसके चेहरे पर अपने यारम को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। कौन था यह शख्स? इसका यारम तो नहीं था। ये तो कोई और था। वो जरूर कोई बुरा ख्वाब देख रही थी। इसका यारम ऐसा तो नहीं था। ये तो कोई हैवान था जिसके लिए किसी की जान लेना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो बेदर्दी से लोगों की जान ले रहा था। वो इसका यारम नहीं था। यारम रुख को चोट लगी है, बहुत ज्यादा गिरी हुई है। हिजर चाबी लेकर आया तो डेविल को बहुत चोट लगी थी। पैर पूरी तरह से जख्मी है। यारम के कंधे से खून निकल रहा था, जबकि हिजर के हाथ से भी पानी की तरह खून बह रहा था। लेकिन शायद ये लोग दर्द नमी चीज से ना वाकिफ थे। सारम का एक एक लफ्ज सच था और एक एक हरूफ सब साबित हो रहा था। यारम इंसान नहीं बल्कि हैवान था। डेविल शैतानों का बादशाह। हिजर ने चाबी की मदद से बेड़ियां खोल दी। जख्म बहुत गहरा नहीं था, लेकिन यारम बहुत एहतियात से इसका पैर देख रहा था। रूह हम सबसे पहले अस्पताल डॉक्टर के पास जाएंगे। तुम्हें बहुत चोट लगी है, इसने रूह को मुखातब करते हुए कहा था। वह कब से इसके चेहरे पर देखने से गुरेज कर रहा था, क्योंकि यारम ने इसके चेहरे पर अपने लिए बेयकीनी देखी थी। इसके चेहरे की पेटबारी देखकर इसको दोबारा देखने की यारम अपने अंदर हिम्मत पैदा नहीं कर पाया था। यारम को कुछ गड़बड़ होने का अंदाजा था, लेकिन फिलहाल इसे इग्नोर कर किया। इसने कब इसे उठाया और कब लाकर गाड़ी में बिठाया, इससे होश ना था। होश था तो बस इतना कि यारम ने इसका यकीन तोड़ा है। गाड़ी अस्पताल के सामने आकर रुकी थी। यारम बहुत ही एहतियात से इसे उठाकर अंदर लाया। वो सारे रास्ते एक लफ्ज ना बोली थी। इसके हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। हिजर और यारम ने कोई भी बात करने की कोशिश न की थी। हिजर परेशान था, क्योंकि जब रुख के सामने आया था तो वो इससे बात कर रही थी। फिर अचानक न जाने क्या हो गया था कि रुख इससे भी मुंह फेर गई थी। डॉक्टर ने इसके पैर की पट्टी की। यारम को इसकी खामोशी बहुत डिस्टर्ब कर रही थी, इसलिए यारम ने डॉक्टर को इसका मुकम्मल चेकअप करवाने के लिए कहा था। इसके बाद डॉक्टर ने इसे जहनी दबाव का शिकार बताया। डॉक्टर के मुताबिक वो फिलहाल कुछ भी सोचने समझने की सहलियत नहीं रखती थी। डॉक्टर ने इसे मशवरा दिया कि रुख को नींद का इंजेक्शन लगा दिया जाए, वो परसकून हो जाएगी। और जब इसे घर लेकर आया तो वो सो चुकी थी। वो इसे एहतियात से उठाकर अपने बेडरूम में लाया। विक्रम, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम्हें इसकी बहुत बड़ी भारी कीमत चुकानी होगी। वो रुख के भालू में उंगलियां चलाता विक्रम से मुखातिब हुआ था।